ओके। हेलो एवरीवन, प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं आप सभी के अपने प्यारे प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम है टीचिंग परीक्षा। टीचिंग परीक्षा जो है वो अपने सभी कैंडिडेट्स के लिए काम करता है और यहाँ पर हम लगातार आपको ऑथेंटिक कंटेंट के साथ ऑथेंटिक टीचिंग कराते रहते हैं। तो आज की अपनी जो क्लास है वो फोकस कर रही है आपके सीटेट जुलाई 2024 को। और इस क्लास में मैं आपको ये बताऊंगी कि सीडीपी में 30 में से 30 नंबर आप कैसे ला सकते हैं। यानी कि अगर आपने ये क्लास कर ली तो आपके सीडीपी में 30 में से 30 नंबर आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो एक बार फटाफट से जल्दी से सभी प्यारे परीक्षार्थी शिक्षार्थी लाइव आ जाएंगे और लाइव आते ही सबसे पहले देंगे एनर्जेटिक थम्स और इसी एनर्जी के साथ अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। बेसिकली आज की क्लास में एक टॉपिक नहीं होगा। आज की क्लास में हमने नाम दिया है मैराथन, यानी कि इस क्लास में एक टॉपिक ना होकर इसमें बहु टॉपिक होंगे। बहुत सारे टॉपिक मैं आपको इस क्लास में कराने वाली हूँ। तो एक बार फटाफट से सभी प्यारे परीक्षार्थी शिक्षार्थी लाइव आ जाइए। मैम कल आप कहाँ चले गए थे? यार मैं कहीं नहीं गई थी, मेरी जो लाइट है वो चली गई थी। तो जब लाइट चली गई तो मुझे भी जाना पड़ा था, तो इसीलिए कल क्लास को हमें खत्म करना पड़ा था। तो एक बार फटाफट से आज भगवान से उम्मीद करती हूँ कि मेरा परसों जो है वो इन्वर्टर, क्योंकि ये जो इन्वर्टर है ये सपोर्ट नहीं करता। जब लाइट जाती है ना उसके 2 मिनट बाद ये ऑन होता है, जो जो मेरे घर पे अभी है इन्वर्टर। तो अभी मैंने दूसरा इन्वर्टर मंगवाया है जो कि कल या फिर परसों या फिर तरसों आएगा। तो भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जो अभी मेरी क्लासेस चल रही हैं, लाइव चल रही है यूट्यूब की ऐप की, इस दौरान तो लाइट ना जाए। बाकी लाइट जाए तो आई डोंट केयर, लेकिन इस दौरान जब मैं यूट्यूब पे आपको पढ़ा रही हूँ, सिखा रही हूँ, समझा रही हूँ, इस दौरान तो यार लाइट नहीं जाए। सिर्फ ये 2-3 दिन का मुझे भगवान मुझे आशीर्वाद दे दे, ब्लेसिंग्स दे दे। ठीक है, चलिए तो फिर बात करते हैं हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स की। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि टीचिंग परीक्षा इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन चारों पर आपको देखने को मिलती है। तो अभी जो टीचिंग परीक्षा है आप इन चारों के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ एक बहुत ही प्यारा एनर्जेटिक मोटिवेशन है, वो क्या है? द बिगनिंग इज ऑलवेज टुडे। अगर आपने अभी तक भी पढ़ाई नहीं की है, अगर आपने अभी तक भी नहीं सीखा है, तो आपकी जो बिगनिंग है, आपकी जो शुरुआत है, वो आज से ही शुरू होती है। तो शुरुआत कीजिए, क्योंकि शुरुआत करेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। तो शुरुआत करेंगे तो इसीलिए आज से ही शुरुआत कीजिए। ओके जी, सभी प्यारे शिक्षार्थी परीक्षार्थी जल्दी से लाइव आ जाएंगे, क्योंकि आज का जो क्लास रहने वाली है वो बहुत जबरदस्त, बहुत ही मस्त रहने वाली है। फटाफट से आ जाइए भाई, सभी प्यारे परीक्षार्थी शिक्षार्थी लाइव आ जाएंगे। फटाफट से लाइव आ जाइए, क्योंकि आज की क्लास जिसने कर ली, आप ये मान के चलिए, आज की क्लास के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। मैंने इस क्लास को नाम दिया है क्या? एक ही क्लास में आपका सीटेट पास। सीटेट की जो सीडीपी है वो मैं आपको एक ही क्लास में कराऊंगी, मैंने ये नाम दिया है। अब ये जो हमारी जो आज वाली क्लास है, ये इसका पार्ट 1 है। आपको इसके 3 पार्ट मिलेंगे, पार्ट 2 और पार्ट 3। आज के पार्ट में मैं आपको डेवलपमेंट पूरा कराने की पूरी प्रयास करूंगी, यानी कि आज के पार्ट में हम लोग विकास को पूरा करेंगे, डेवलपमेंट को पूरा करेंगे। ठीक है, डेवलपमेंट के अंदर डेवलपमेंट क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसके डोमेन क्या है, उसके स्टेज क्या है, प्याजे को, वाइगोत्स्की को, हम ये सभी टॉपिक्स को आज की क्लास में पढ़ेंगे। थ्योरी प्लस एमसीक्यू क्लास होगी, तो आपको खुद ब खुद मजा आ जाएगा। और जिसने भी ये 3 पार्ट्स मेरे कर लिए, ये एक दिन में सभी पार्ट्स नहीं हो सकते, तो ये 3 पार्ट्स किसी ने भी कर लिए, तो सीडीपी में 30 में से 30 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। चलिए फिर बात करते हैं अपनी क्लास की। सबसे पहले मैं आपको कराती हूँ चाइल्ड डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। तो आप सभी को मालूम है कि चाइल्ड साइकोलॉजी पहले कहा जाता था, अब इसको चाइल्ड डेवलपमेंट यानी कि बाल विकास कहा जाता है। अब अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, यानी कि वृद्धि एवं विकास की बात करें, तो आप इसमें ये देखेंगे कि जो आपका वृद्धि और विकास है उसके अंदर 2 टॉपिक्स होते हैं, एक तो वृद्धि और दूसरा विकास, यानी कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी के साथ साथ सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। हमारे जो क्वेश्चंस होंगे वो हमेशा इजी टू डिफिकल्ट होते हैं।
ठीक है मैम, आज क्लास लंबी होने वाली है बिल्कुल। रोशनी भारती जी, आज आपकी जो क्लास है वो 2 आवर्स की तो मिनिमम होगी ही होगी, तो इसीलिए आपने बने रहना है, आपने सीखना है। और आज की क्लास से आपको मैं सीडीपी के जो टैग वर्ड्स हैं वो भी आपको लिखवाती जाऊंगी, तो आपने आज सीडीपी के टैग वर्ड्स को भी लिखना है, समझना है, और आते ही सबसे पहले सेशन को लाइक कर देना है। जो भी टॉपिक शुरू होगा उसके अंदर क्वेश्चन आसान होंगे और आसान से होते होते डिफिकल्ट पे जाएंगे। और आपका आज जिसने ये 3 पार्ट्स कर लिए, सीडीपी में फुल नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता आपको, गारंटीड कोई नहीं रोक सकता। चलिए, डैश आकार, ऊंचाई और वजन में वृद्धि को संदर्भित करता है, बताइए कौन सा वो टर्म है जो सिर्फ आपके साइज में बढ़ोतरी की बात करता है, सिर्फ आपके अंदर जो फिजिकल पॉइंट है, जो आपके अंदर फिजिकल चेंज है, सिर्फ उसी की बात करता है, तो वो होता है ग्रोथ, यानी कि वृद्धि। जो वृद्धि होगी ना वो सिर्फ फिजिकल चेंज की बात करेगी। यहाँ पर वृद्धि की डिफाइन देख लीजिए, चेंज इन बॉडी शेप दैट कैन बी सीन एंड मेजर। ये वो बॉडी शेप, वो आकार में परिवर्तन होता है जिसको आप देख सकते हैं और माप सकते हैं। मात्रात्मक परिवर्तन, एक क्वेश्चन और कीजिए फटाफट से, बिल्कुल पूरी क्लास में स्पीड बना के रखनी है और कोई भी बच्चा 2 घंटे से पहले हिलेगा नहीं, ठीक है, कोई भी बच्चा 2 घंटे से पहले हिलेगा नहीं। बढ़िया तरीके से प्याजे कर लो, वाइगोत्स्की कर लो, प्रिंसिपल्स, डोमेन, स्टेज, इनसे क्वेश्चन आने ही आने, इनको तो करके जाओ। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिवृद्धि की विशेषता को नहीं दर्शाता, बताइए इनमें से कौन सा कथन वो है जो ग्रोथ के लिए नहीं है। ये मात्रात्मक है, ये मापनीय नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ है वो तो मापनीय है। ये जीवन भर नहीं चलती, बिल्कुल नहीं चलती। यह केवल शारीरिक विकास है, बिल्कुल केवल शारीरिक विकास है। तो ये सारे सही है, गलत वाला ये है और आपसे गलत वाला ही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। विपुल जी, मैं एक बार एडमिट कार्ड खोल के सारी इंफॉर्मेशन निकाल दूंगी एडमिट कार्ड से रिलेटेड, ओके। तो इसका 2 लिखा है जो गलत है, इट इज नॉट मेजरेबल, लेकिन हाइट, वेट, बॉडी के प्रपोर्शन जैसे बढ़ते हैं उसको आप माप सकते हैं। आगे बढ़िए, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3, वृद्धि और विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों की बात करें तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। 4 ऑप्शन पढ़ेंगे और सभी प्यारे शिक्षार्थी परीक्षार्थी आंसर देंगे फटाफट से। चलिए जल्दी से। ग्रोथ जनरली रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस while डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वांटिटेटिव चेंजेस। जो है ये मात्रात्मक है, ये गुणात्मक की बात कर रहे हैं, क्वालिटेटिव, ठीक है। ग्रोथ इज फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट ओनली, ग्रोथ स्टॉप्स व्हेन मैच्योरिटी इज अटेन्ड, ग्रोथ इज डिटरमाइंड बाय इंट्रिंसिक और जेनेटिक फैक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। बताओ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा गलत है फटाफट से। डेवलपमेंट के लिए कौन सा, तो यहाँ पर सेकंड जो है, ग्रोथ इज द फंक्शन ऑफ एनवायरमेंट ओनली। नो, जो ग्रोथ है ना वो एनवायरमेंट से नहीं होती, ग्रोथ जो है वो हेरिडिटी से होती है, वो आपकी वंशानुक्रम। तो ये सारा सही था। ऑप्शन नंबर 2 कि पर्यावरण से होती है, ये गलत है। जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ आनुवांशिकता से होती है, जो ग्रोथ होती है वो सिर्फ आनुवांशिकता से होती है, तो ये गलत हुआ, ये आपका सही था। आगे बढ़िए, अब हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जो डेवलपमेंट होता है उसको आप कहते हैं कि वो इन सब चीजों से मिलकर बना है, जैसे कि आपकी ग्रोथ, आपकी वृद्धि, आप मैच्योर होते हैं, वो भी आपका विकास का भाग है। आपका एनवायरनमेंट और जो आपकी पोटेंशियल और जो आपकी कैपेसिटी होती है, इन चारों से मिलके आपका विकास बनता है। तो अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव होती है, यानी कि ये गुणात्मक प्लस मात्रात्मक होती है आपकी डेवलपमेंट। याद रखोगे, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक होता है आपका विकास। ये सब पढ़ चुके हो आप, अब रिवीजन का टाइम है, एक बार फटाफट से होल रिवीजन में आपको करा देती हूँ। अब जो विकास होता है उसमें आपके भावात्मक विकास भी होता है, शारीरिक विकास भी होता है, आपका संज्ञानात्मक विकास भी होता है, आपका संवेगात्मक विकास भी होता है, आपका सामाजिक विकास भी होता है, आपका भाषिक विकास भी। विकास के बहुत सारे डोमेन हैं जिसको आप अभी आने वाले टाइम पर अभी पढ़ने वाले हैं, ठीक है जी।
तो यहाँ पर आप अब ये क्वेश्चन को कीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के लिए इनमें से कौन सा सही है? कमेंट करो, कमेंट करो। अमन कुमार भी आ गए हैं, लवली भी आ गई। आ जाओ भाई अमन, बहुत क्लासेस में नहीं आते हो आप। तीसरे नंबर में कुछ है ही नहीं। वृद्धि लिखा है पर्यावरण का ही कार्य नहीं, वृद्धि जो है शिखा सिंह जी वो आपकी वंशानुक्रम, वो आपकी मैच्योरेशन निर्धारित करती है, तो इसीलिए सेकंड इसका जो है वो गलत हो गया है। ठीक है जी, क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। चलिए तो बताओ ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन सा सही है? दोनों प्राकृतिक प्रक्रिया है, विकास प्राकृतिक है, जबकि विकास यहां पर आएगा वृद्धि, वृद्धि प्राकृतिक है, जबकि विकास के लिए बाहरी हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है। यदि विकास संतोषजनक है तो ये वृद्धि है, ये हिंदी में ट्रांसलेट गलत हो गया है। यदि वृद्धि संतोषजनक है तो विकास होता है। दोनों प्रक्रिया किसी बाहरी हस्तक्षेप के साथ चलती है। आप सभी को मालूम है कि जो वृद्धि है वो विकास का ही भाग है, मालूम है ना आपको? तो इसके अंडर आपका ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोथ आर नेचुरल प्रोसेस, दोनों जो है वो प्राकृतिक प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि जो वृद्धि है वो विकास के अंदर ही तो आ जाती है ना, तो दोनों क्या है? प्राकृतिक प्रक्रिया है। दोनों क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। याद रखेंगे, या भूल भूल और भूल जाएंगे, ये क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। तो आज मैंने एजर्शन वाले क्वेश्चन भी बहुत डाले हैं, ताकि एजर्शन वालों में जो गलतियां करते हो वो ना करो। अब देखिए इन दोनों के बीच में डिफरेंस को समझने की कोशिश कीजिए। जो वृद्धि होती है वो केवल शारीरिक पक्ष की बात करती है, केवल आपके फिजिकल पक्ष की बात करती है, शारीरिक। लेकिन अगर हम विकास की बात करेंगे तो विकास में संपूर्ण पक्ष आते हैं, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, भाषिक, नैतिक, सभी पक्षों का एक गुट बनता है विकास। ठीक है, वृद्धि में लंबाई, चौड़ाई और भार आती है, लेकिन अगर विकास की बात करें तो यहाँ पर आपकी कार्य की क्षमता, कि आप किसी काम को कैसे कर पाते हैं, वो आता है। या जो वृद्धि है उसका सिर्फ एक ही अर्थ है कि लंबाई, चौड़ाई और भार, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसका व्यापक अर्थ है, इसका अर्थ खत्म नहीं होता, बहुत बड़ा अर्थ है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें शामिल है। वृद्धि जो है वो एक पक्ष है, सिर्फ शारीरिक पक्ष है, लेकिन जो विकास है वो बहुपक्षीय है, यानी कि उसके बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारे डोमेन हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संज्ञानात्मक, भावात्मक, भाषिक, मनोसामाजिक, संवेगात्मक, नैतिक, बहुत सारे पक्षों की बात आपके विकास में होती है। जो वृद्धि है वो बाहरा स्वरूप है, लेकिन जो विकास है वो बाह्य और आंतरिक दोनों ही स्वरूप है। जो वृद्धि है आपकी कुछ समय पश्चात आके रुक जाती है, लेकिन जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता ही रहता है, वो नहीं रुकता है। वृद्धि होती है वो केवल आकार बढ़ने की बात करती है, फिजिकल चेंज की बात करती है, लेकिन जो विकास होता है वो संपूर्ण परिवर्तनों की बात करता है, हर तरीके के परिवर्तन की बात करता है। ऋतुराज जी, मुझे भी बच्चों से बहुत प्यार है। वृद्धि जो होती है उसको आप नाप तोल सकते हो, लेकिन विकास को सीधा मापन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मात्रात्मक पक्ष के साथ गुणात्मक पक्ष भी शामिल है। ओके, इसमें परिमाणात्मक और मात्रात्मक और संख्यात्मक, ये तीनों पक्ष शामिल हैं। वहीं पर अगर देखा जाए इसमें परिमाणात्मक और गुणात्मक यही पक्ष शामिल हैं, गुणात्मक भी है उसमें। वृद्धि जो होती है वो विकास के अंदर होती है, और विकास के अंदर यहाँ पे वृद्धि होती है। ठीक है जी, समझ में आ गया है? किसी भी बच्चे को एक बार डाउट, समस्या, परेशानी नहीं है तो ये क्वेश्चन करो, शाबाश। नहीं है तो ये क्वेश्चन कीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। शाओमी जी वेरी गुड, शाओमी वेरी नाइस, वेरी गुड। गुड्डू, कोमल वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 5, वृद्धि और विकास के संबंधित कौन सा सत्य है? ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कौन सा सही है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए कौन सा सही है?
निश्चित आयु के बाद विकास थम जाता है और वृद्धि होती रहती है। वृद्धि और विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। वृद्धि और विकास दोनों ही किशोरावस्था के अंत में थम जाते हैं या किशोरावस्था के अंत तक वृद्धि रुक जाती है और विकास जीवन पर्यंत चलता चलता और चलता रहता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है कि ग्रोथ आपकी जब प्यूबर्टी आती है, प्यूबर्टी यानी कि वय संधि, यौवन संधि, तब वो रुक जाती है और जो विकास होता है वो जीवन भर माँ के गर्भ से लेकर टॉम्ब तक, कब्रिस्तान तक जो विकास है वो चलता चलता और चलता ही रहता है। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 और जितने भी बच्चे आते जा रहे हैं वो लोग लाइक करते जाएंगे, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहेंगे। शाबाश। चलो, which one of the following statements is true about ability and ability grouping? योग्यता व योग्यता सामूहिकरण के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? आप सभी को मैं हमेशा बताती हूं कि आपको जब भी ग्रुप्स बनाने हैं तो आपको हमेशा हेट्रोजीनियस यानी कि विश्व मांगी समूह बनाने होते हैं। हेट्रोजीनियस का मतलब होता है डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग। तो आप मुझे बताइए इनमें से किस में हेट्रोजीनियस ग्रुप्स की बात की गई है? बताओ, देखो कितने बच्चे लोग बताएंगे। छात्र अशिन्तु होते हैं और वे भेदों को स्वीकार नहीं कर सकते। देखो बच्चों की कमी कभी भी मत निकालना, जिस भी ऑप्शन में बच्चे की कमी निकलेगी वो ऑप्शन कभी सही नहीं होगा। विभिन्न योग्यता वाले समूहों को ग्रहण करने के लिए अध्यापकों को बहुस्तरीय शिक्षण को अपनाना चाहिए। बिल्कुल आपको अलग अलग एबिलिटी, देखो डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग आपको हर बच्चे को सिखाने के लिए, समझाने के लिए डिफरेंट एबिलिटी ग्रुपिंग या जिसको आप कहते हैं हेट्रोजीनियस ग्रुप्स को आपको बनाना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। विद्यार्थी समूह कभी भी होमोजीनियस ग्रुप सही नहीं होते, क्योंकि होमोजीनियस ग्रुप्स को टीचर ही पढ़ाती है, बच्चे आपस में बातचीत कर नहीं पाते हैं। और चौथा, आबाद व प्रभावी शिक्षण हेतु कक्षा को समरूपी होमोजीनियस क्लासरूम को फिर भी नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 2 जो बच्चे दे रहे थे वो बिल्कुल सही। और मैं देख रही हूं मैक्सिमम बच्चा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही दे रहा है। आगे बढ़िए प्रश्न नंबर 7। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अगर आप विकास की बात करते हैं, अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बच्चों के विकास के लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? कमेंट करो। देखो कितना बच्चा लोग सही आंसर देंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता क्या है। चाहे मेरे पास 50 बच्चा भी क्यों ना बैठे आखिरी में, लेकिन मैं पूरा करा के ही जाऊंगी। चलिए 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 चलिए, बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के क्षेत्र एक दूसरे से भिन्न और असंबद्ध होते हैं। देखो सभी क्षेत्र आपस में मिले जुले होते हैं। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के संबंध में एक ही विचार, एक ही मत रखते हैं। तो हर कोई बाल विकास के लिए एक विचार नहीं रख सकता। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। जो बच्चों का विकास होगा वो उनके समाज से जरूर प्रभावित होगा और सभी बच्चों के लिए विकास एक सहज और सतत, तो एक स्मूथ नहीं होता विकास, कभी कम कभी ज्यादा, कभी कम कभी ज्यादा। इस तरीके से जो विकास होता है वो स्मूथ नहीं होता, वो स्पाइरल प्रोसेस होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 जो बच्चे दे रहे थे कि बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित है, वो लोग बिल्कुल सही हैं। सी ऑप्शन भावना लाहौरी जी ईवीएस की क्लास भी लगा देंगे, टेंशन ना लो, आपको मैंने कहा है तो मैं लगा दूंगी। ओके चलिए प्रश्न नंबर 8। कल इतनी प्यारी क्लास मैंने ईवीएस की बनाई थी और अनफॉर्चुनेटली लाइट चली गई, इतना मेरा मूड ऑफ हुआ, मैं आपको क्या बताऊं। चलिए प्रश्न नंबर 8। बच्चों के संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कि कल्पना शक्ति, बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि बच्चों के किस विकास से संबंधित है?
कॉग्निटिव पावर्स ऑफ चाइल्ड जैसे कि इमेजिनेशन पावर, इंटेलिजेंस, एबिलिटी, ये किस विकास से संबंधित है? कमेंट करो। देखो कितने बच्चे लोग कमेंट करते हैं, मैं देखना चाहती हूँ, कमेंट करो। तो ये बच्चे के मेंटल डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास से संबंधित है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, शाबाश। 9th, निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्ति के विकास की प्रक्रिया के बारे में सही है? यहां पर आपको बताना है बच्चे के विकास की प्रक्रिया के बारे में कौन सा कथन सही है। सारे ऑप्शंस को आपने स्पीड में पढ़ना है और स्पीड में ही सभी बच्चों ने आंसर देना है। बहुत स्पीड में आंसर दीजिए, बहुत स्पीड में आंसर दीजिएगा। तो क्या विकास की प्रक्रिया एक दिशाई होती है? नहीं, ये तो बहुदिशाई होती है। कहीं पर भी आपका विकास हो रहा होता है। केवल वाला तो देखो बिल्कुल गलत है, इसको पढ़ने का नहीं। विकास की प्रक्रिया में सांस्कृतिक विविधताएं होती हैं, बिल्कुल होती हैं, और केवल वातावरण नहीं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? देयर इज अ कल्चरल डाइवर्सिटी इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। बच्चे के भाषिक विकास में सांस्कृतिक विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं। वेरी गुड, आगे बढ़िए। जब क्वेश्चंस हो रहे हो और एजर्शन वाला क्वेश्चन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए आप सभी प्यारे परीक्षार्थियों के लिए एजर्शन वाला क्वेश्चन। चलिए चलिए, एजर्शन और रीजन। बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है, क्योंकि बच्चे का विकास सार्वभौमिक होता है। बच्चे का जो विकास होता है वो यूनिवर्सल होता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या होगा सही आंसर। बिल्कुल, देखो आपका कल्चर अलग है, मेरा कल्चर अलग है, श्रुति, सोनू, रिंकी, तनुजा, हर किसी का कल्चर अलग है, तो हर किसी का विकास भी अलग हुआ। और जब विकास अलग हुआ तो यार विकास तो हर जगह होता ही है ना, यूनिवर्सल है, पूरे यूनिवर्स में बच्चों का विकास होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। ए और आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। वेरी गुड, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, स्पीड में चलो बेटा। स्पीड में चलोगे ना, बोर भी नहीं होगे और अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त आ जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों का विकास किस प्रकार से होता है, जो बच्चों का डेवलपमेंट होता है, जो बच्चों का विकास होता है, वो किस तरीके से होता है? कमेंट करो, कमेंट करो। देखो कितने बच्चे लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करो। व्यवस्थित रूप से होता है परंतु स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को होता है, बिल्कुल हो सकता है। अव्यवस्थित रूप से किसी विशेष पल में अचानक उभर जाता, तो ऐसा कुछ नहीं है, धीरे धीरे करके बदलाव आने शुरू होते हैं। पूरे विश्व में सभी बच्चों का एक समान दर, क्या सभी बच्चे एक जैसे ही लंबे होते हैं? क्या एक जैसे ही मोटे होते हैं? तो एक समान दर कभी भी नहीं हो सकता। और केवल, ओहो भाई साहब जी, केवल को तो हटा दो। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1, इन एन ऑर्डरली मैनर एंड इज इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। ऑर्डरली होता है कि पहले बच्चे का इन्फेंसी होगा, फिर चाइल्डहुड, फिर एडोलेसेंस, फिर एडल्टहुड, ठीक है। और लेकिन अलग अलग होता है, इंडिविजुअलिस्टिक होता है। चलो, तो ये सही था। आगे बढ़ो, प्रश्न नंबर 12 फटाफट से करो, बिकॉज क्योंकि लगाना एग्जाम में नहीं भूलना है। यही आपको ऐसे क्वेश्चंस में बढ़िया करेगा आपका परफॉर्मेंस। चलिए, बिकॉज और क्योंकि लगाइए। शाबाश, वेरी गुड श्रुति, चांदनी, नाज, वेरी गुड भाई, वेरी नाइस। चलो, बच्चे सही ढंग से नहीं सीख पाते अगर वह अवस्था या अल्प पोषित हो। अगर आप बच्चे को अच्छे से खाने को नहीं दोगे तो बच्चे सीख नहीं पाएंगे, ये बात सही है। क्योंकि मैंने आपको बताया ना, विकास का हर पक्ष एक दूसरे से संबंधित है। तो जब बच्चे का पेटू नहीं भरा तो क्या बच्चा दिमाग लगा देगा? नहीं लगा पाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही बात कही है। तर्क क्या दिया? विकास के सभी आयाम फलस्वरूप से जुड़े हुए हैं, जैसे कि शारीरिक, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। बिल्कुल जी, हर डोमेन जो है वो आपस में संबंधित है। तो ये दोनों ही सही हुए, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हुआ। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 13 फटाफट से सभी बच्चे, बेटा 500 प्लस बच्चे लाने हैं, फटाफट शेयर करते रहिए। 13वां प्रश्न, बाल विकास में संवेदनशील अवधि का क्या अर्थ है? अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसके अंदर सेंसिटिव पीरियड का मतलब क्या है? सेंसिटिव पीरियड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पीरियड। सेंसिटिव पीरियड का मतलब होता है इंपॉर्टेंट पीरियड। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि सेंसिटिव पीरियड के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। कमेंट करें
केवल संज्ञान और सीखने में तेज से प्रगति संबंधित अवधि। विशेष क्षमताओं के विकास के लिए इष्टतम अवधि वह काल जिसमें केवल भाषाई विकास को गति दी जा सके, या वह अवधि जिसमें शारीरिक वृद्धि अपने चरम पर होती है। तो मैंने आपको कहा ना, ये इंपॉर्टेंट पीरियड है। इंपॉर्टेंट का मतलब होता है इष्टतम अवधि, ऑप्टिमल पीरियड। किसी भी, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो इन्फेंसी में, जो इन्फेंसी वाला काल होता है, वो बच्चे का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। इन्फेंसी में जो रैपिड बच्चे की ग्रोथ होती है, वृद्धि बहुत तेजी से, बच्चे की हाइट वेट तेजी से बढ़ती है। तो इन्फेंसी के लिए, इन्फेंसी जो है वो बच्चे के वृद्धि के लिए इंपॉर्टेंट पीरियड हुआ, सेंसिटिव पीरियड हुआ, ठीक है। तभी हम इस टाइम पर बच्चों को बहुत मालिश वगैरह करते हैं, ठीक है। प्रोटीन, दूध बहुत पीता है बच्चा, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला, तो अगला टॉपिक आ गया है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के सिद्धांत। विकास के सिद्धांतों की बात करें तो सबसे पहला सिद्धांत है डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो आपका विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है। और इसका जो पीडीएफ है वो तो मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी। तो पीडीएफ लेने के लिए आप सभी प्यारे परीक्षार्थी हमारे साथ टेलीग्राम चैनल CDP by TP पर जुड़िए। आपको इसका पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध मैं कराऊंगी। तो डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि जो विकास है वो निरंतर है, यानी कि जो विकास है वो चलता रहता है। कहते हैं कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है और जब तक बच्चा जिंदा रहता है तब तक उसका विकास होता ही रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही। दूसरा, डेवलपमेंट अकर्स एट डिफरेंट रेट्स, अलग अलग दरों पर बच्चे का विकास होता है। कोई बच्चा जल्दी हाइट खींच लेता है तो कोई बच्चा देर में खींचता है। बच्चे का किसी का IQ हाई निकलता है तो किसी का IQ लो निकलता है। जो विकास की दर होती है वो क्या होती है, अलग अलग होती है, राइट। इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चे के विकास में, यानी कि हर बच्चा अलग है। अब मेरी ही क्लास में यहाँ पर 440 बच्चे मुझे यहाँ पर लाइव दिख रहे हैं। तो 440 बच्चे सबको ही अलग है। हर एक बच्चा, मैं किस किस का नाम लूं, रंजीत, मीनाक्षी, लवली, भारती, रंजना एंड एवरीवन, सब बच्चे अलग हैं, राइट। तो यहाँ पर हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लेटर डेवलपमेंट, कहते हैं जो शुरुआती पल होता है बच्चे के लिए, जैसे कि उसके इन्फेंसी, उसका चाइल्डहुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट काल है। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर नींव मजबूत होगी तो भाई मकान भी स्ट्रांग बनेगा। तो बच्चे की नींव रखी जाती है शुरुआती पलों में, तो बच्चे के शुरुआती पल इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बात याद रखिएगा। इसी के साथ साथ डेवलपमेंट इज को रिलेटेड एंड मल्टी डायमेंशनल, जो आपका विकास होता है वो सभी जो पक्ष होते हैं वो आपस में संबंधित होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास हो रहा होता है उसी के साथ साथ उसका इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि भावात्मक विकास भी हो रहा होता है। तो सभी जो पक्ष होंगे वो आपस में क्या होंगे, संबंधित होंगे। डेवलपमेंट इज स्पाइरल नॉट लीनियर, जो डेवलपमेंट होता है वो स्पाइरल होता है, मतलब कभी कम कभी ज्यादा। अभी आप देखेंगे स्टार्टिंग में इन्फेंसी में शारीरिक विकास बहुत तेज से हुआ, लेकिन जैसे जैसे लेटर में पूछे तो बिल्कुल कम 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 होता गया, फिर एकदम से बढ़ता है, फिर एकदम से कम, फिर रुक जाता है। तो इस तरीके से जो बच्चे का विकास होता है वो कभी कम कभी ज्यादा होता है, ठीक है जी। स्पाइरल होता है, चक्रीय वृत्तिकीय होता है। डेवलपमेंट जो है वो एक फिक्स पैटर्न, फिक्स सीक्वेंस फॉलो करता है, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, यानी कि गति का सिद्धांत, डायरेक्शन। और प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन से बहुत क्वेश्चन आते हैं। सेफेलोकॉडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल, हमेशा इनसे क्वेश्चन आते हैं। सेफेलोकॉडल को मैंने आपको कराया हुआ है, समझाया हुआ है। सेफेलोकॉडल का मतलब होता है जब आपका विकास सर से पैर, स से सफेलो और स से सर, छोटा बच्चा होगा पहले अपने सर पर कंट्रोल करता है और धीरे धीरे करके वो बच्चा चलना शुरू कर देता है। पहले सिर पर कंट्रोल और धीरे धीरे करके बच्चा चलना शुरू कर देता है, उसको आप कहते हैं सेफेलोकॉडल। यहाँ पर प्रॉक्सिमोडिस्टल का मतलब होता है पी से प्रॉक्सी और पी से पेट। तो बच्चे का जो विकास होता है वो पेट से बाहर की ओर होता है। बच्चे का जो विकास होता है वो सेंटर से एक्सट्रीमिस्ट की तरफ, बाहर की तरफ बच्चे का विकास होता है।
यानी कि बच्चा जो होता है वो पहले आगे वाले दांतों से खाता है, उसके बाद वो अपने जबड़े का इस्तेमाल करता है। पहले बच्चा पेन को ऐसे पकड़ता है, फिर बच्चा पेन को इस तरीके से। पहले बच्चे के सकल गामक यानी कि स्थूल गामक कौशल, ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, और धीरे धीरे करके बच्चे के जो फाइन मोटर स्किल्स हैं उनका भी विकास होने लगता है। तो स से सफेलो और स से सर, सर से पैर तक विकास होगा, लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट होगा, तो आप सफेलो कह दीजिएगा। और प्रोक्सी मोडिस्टिल, पेट से, प से प्रोक्सी और प से पेट, तो अंदर से बाहर। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है 3 महीने तक, आपने देखा होगा कि जो माँ के गर्भ में बच्चे के हार्ट बीट सुनाई देती है, तो हम ये चेक कर लेते हैं, हमें ये पता लग जाता है कि भाई बच्चा ओके है, राइट। तो पहले हार्ट बीट सुनाई देगी, उसी के बाद आप बच्चे के हाथ पैर, हमें थोड़े बहुत हाथ पैर हमें अल्ट्रासाउंड में भी दिखना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी। और लास्ट है जनरल टू स्पेसिफिक, यानी कि जो बच्चा होता है पहले सभी को भाई माँ बोलता है, पहले सबको माँ मामा करेगा, लेकिन धीरे धीरे करके वो जो उसकी प्राइमरी केयर गिवर होती है मम्मी, वो उसको माँ कहने लगता है। पहले बच्चा जनरल रिस्पॉन्स करता है और धीरे धीरे करके बच्चा विशिष्ट रिस्पॉन्सेस प्रतिक्रिया करता है। पहले वो हर जानवर को कुत्ता ही कहते हैं क्योंकि उसकी कुत्ता की स्कीमा बनी होती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो कुत्ता, बिल्ली, गाय, भैंस, घोड़े में फर्क करने लगता है। क्या आपको समझ में आ रहा है? और मैं देख रही हूँ सब बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है ना वही फायदे में रहेगा, गारंटीड। चलो अब क्वेश्चंस को करो। 14वां प्रश्न, यहाँ पर लिखो बिकॉज, और यहाँ पर लिखो क्योंकि, और आंसर दो, शाबाश। क्योंकि और बिकॉज लिखो और आंसर दो, शाबाश। चलिए चलिए, वेरी गुड, वेरी नाइस। वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित क्षण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बालावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। कोई क्षण नहीं है जब बच्चा मध्य बालावस्था किशोरावस्था में, मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफाई नहीं होता, कोई जल्दी कर लेता है और कोई देर में करता है। कारण इसका क्या है कि विकास प्रकृति में निरंतर होता है, जो विकास होता है वो लगातार चलता रहता है। सोनू सोनू दोनों गलत नहीं है, नो, इसका 1 बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से आंसर देंगे। 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह प्रतिपादित करता है कि विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जिसका अंत नहीं हो सकता? बताइए वो कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कहता है कि जो विकास है वो लाइफ लॉन्ग है, जो कभी भी एंड नहीं होता? बताओ, विकास जो है वो लाइफ लॉन्ग है, जो कभी भी एंड नहीं होता, वो कौन सा प्रिंसिपल कहता है? तो वो कहता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। इंटरेक्शन किसका होता है? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। इंटीग्रेशन होता है सारे डोमेन्स का होता है। और यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्म समरूपता नहीं होती। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 16, प्रॉक्सी मोडिस्टिल के लिए यहाँ पर कौन सा सही है? प्रॉक्सी मोडिस्टिल, पेट से बाहर की ओर। तो आप मुझे बात बताइए, प्रॉक्सी मोडिस्टिल के लिए यहाँ पर कौन सा सही है? कमेंट करें। प्रॉक्सी मोडिस्टिल, और देख लीजिए सिर्फ 262 बच्चों का ही लाइक है, बाकी बच्चे सिर्फ क्लास लेने आते हैं, कोई लाइक वाइक नहीं करता। तो समीपस्थ विकास के क्षेत्र के लिए यहाँ पर कौन सा सही है? अंगों, हाथों और पैरों की तुलना में तेजी में बढ़ते हैं। पैर सिर से पैर तक होता है। भाषा का विकास तेजी से होता है, और सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास भी तेजी से। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कि जो आपके लिम्स होते हैं वो बढ़ते हैं इन हाथों और पैरों के अलावा। चलिए, प्रश्न नंबर 17, बच्चे की विकासात्मक प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? जो बच्चे की विकासात्मक प्रक्रिया है, जो बच्चे की डेवलपमेंटल प्रोसेस है, वो कैसे आगे बढ़ती है? सरल से जटिल, जटिल से सरल, विशिष्ट से सामान्य, या फिर सामान्य से विशिष्ट? जल्दी से कमेंट करें, स्पीड रहेगी तभी आप लोग क्वेश्चन कर भी लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कितने क्वेश्चन अपने हो गए हैं। फटाफट से कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करें। तो यहाँ पर अभी तो आपने पढ़ा कि जो डेवलपमेंट होता है, जो प्रोसेस होता है वो कैसा होता है, अभी तो पढ़ा, तब भी गलत दे रहे हो।
फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, क्या होता है? फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। यहां पर क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 4। फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट होता है बच्चे का विकास। क्या होता है? सामान्य से विशिष्ट। आगे बढ़ो। एजर्शन ये रहा और रीजन ये रहा, करने का तरीका बताया हुआ है। बिकॉज लगाइए और क्योंकि लगाइए और क्वेश्चन को उड़ाइए। चलिए शाबाश, पढ़िए। विकास, सभी संस्कृतियों में बच्चे एक ही उम्र में एक ही तरीके से विकास के चरणों से होकर गुजरते हैं, क्योंकि विकास जो होता है वो यूनिवर्सल है और एक आयामी है। एक तो ये बहुआयामी हुआ, पहली बात तो ये गलत हुआ। और ये कह रहे हैं कि एक ही तरीके से आगे बढ़ते हैं, नहीं, जो बच्चे होते हैं वो अलग अलग तरीके से अलग अलग गति में आगे बढ़ते हैं। तो ये भी गलत, ये भी गलत, दोनों ही गलत, दोनों ही गलत। ऑप्शन नंबर 4 ए एंड आर फॉल्स। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 19, कथन ये रहा और तर्क ये रहा। यहां पर लगा दीजिए क्योंकि, और यहां पर लगा दीजिए बिकॉज, और फिर सॉल्व करिए। शाबाश एवरीवन हियर, वेरी नाइस। बच्चों के विकास के मार्ग व प्रगति का सटीकता से पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि आनुवांशिकता और पर्यावरण कारकों का अनूठा संयोजन बच्चों में अलग अलग बदलाव का मार्ग तय करता है। बिल्कुल सही है। जो आपका प्रगति और जो आपकी वंशानुक्रम और वातावरण होता है वो दोनों का अलग अलग ही होता है। इंग्लिश में देखिए, हाँ सेम ही है, सही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों बिल्कुल सही है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। भाई हर किसी का जो विकास होता है ना वो अलग होता है। आप एक्यूरेट प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, आप कई हद तक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट प्रिडिक्ट विकास को नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 20 बढ़िए, शाबाश। हर एक क्वेश्चन से कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपका क्लियर होता ही जाएगा। चलिए, हम में से कुछ लोग, कुछ जो लंबे हैं तथा कुछ लोग छोटे हैं, कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग मजबूत हैं तो कुछ लोग कमजोर हैं। तो ये क्यों है कि सब बच्चे, सब लोग जो है वो अलग अलग हैं? बताइए क्यों ऐसा है कि सब लोग जो हैं वो अलग अलग हैं? कमेंट कीजिए, कमेंट कीजिए। क्योंकि सब में क्या है? डिफरेंसेस देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर सी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर देयर, इसीलिए सब लोग अलग अलग आपको देखने को मिलते हैं। सेक्स डिफरेंसेस, रेशियल, और ये नहीं होगा। यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल डिसिमिलरिटीज और डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता है, इसीलिए आपको सब लोग अलग अलग देखने को मिलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने देखा था बहुत बच्चे इसका गलत आंसर दे रहे थे। बिल्कुल हल्का क्वेश्चन था, बिल्कुल हल्का क्वेश्चन। आगे बढ़िएगा। प्रश्न नंबर 21, 21st क्वेश्चन। चलिए चलिए, शाबाश। 21st क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए चलिए। जब से सुनीता ने चलना शुरू किया था, वह जब भी संगीत सुनती थी नृत्य करना शुरू कर देती थी। जब वह नृत्य करती है तो उसके माता पिता ताली बजाते हैं और टीवी कार्यक्रमों में नृत्य कर रहे बच्चों की नकल करने के लिए कहते हैं। सुनीता ने बहुत जल्दी ही नृत्य अच्छी तरीके से करना सीख लिया, और यह उदाहरण विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? क्या बच्ची, क्या अनिरंतर प्रक्रिया है विकास? क्या विकास पूरी तरीके से अप्रत्याशित है? कई हद तक है। और क्या विकास पूर्ण रूप से आनुवांशिकता, सिर्फ हेरिडिटी पर है, या फिर ये बच्ची को एक तो वंशानुक्रम ऐसा मिला और दूसरी उसके माँ बाप ने उसको वातावरण भी दिया? तो दोनों के परस्पर अंतःक्रिया से बच्ची का विकास भरपूर तरीके से, बढ़िया विकास बच्ची का हो रहा है। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 22, 22nd क्वेश्चन। 22nd क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से
कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है? विकास आनुवांशिकता पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भों से प्रभावित नहीं होता। विकास जीवन पर्यंत होता है या विकास प्रतिवर्ती है, मॉडिफाइबल है? तो भाई विकास परिवर्ती है, विकास जीवन पर्यंत होता है आनुवांशिकता से, लेकिन जो सेकंड है वो आपका गलत है, क्योंकि लिखा है कि आपकी संस्कृति का आपके विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो भाई संस्कृति का तगड़ा 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 प्रभाव पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 2 विकास सार्वभौमिक है और संस्कृति प्रभावित नहीं करती है, गलत है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 23, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको बताना है सेफेलोकॉडल और प्रोक्सीमोडिस्टिल में से कौन सा सही और कौन सा गलत है। सेफेलोकॉडल और ये रहा प्रोक्सीमोडिस्टिल। पढ़ो 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 पढ़ो, शाबाश। बताइए, सेफेलोकॉडल विकास नीचे से ऊपर होता है और विकास और मोटर विकास शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है। तो बताओ भाई, फ्रॉम डाउन टॉप, देखो नीचे से ऊपर होता है विकास। अरे बाबा नहीं, ये तो ऊपर से नीचे होता है, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। और प्रोक्सिमोडिस्टिल कहता है विकास और मोटर विकास शरीर के केंद्र से बाहर, ये वाला सही है। तो केवल 2 इसका सही आंसर है, केवल 2। ऐसे भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं सिंपल वे में। आगे बढ़िए, अब हम आज का तीसरा टॉपिक करने वाले हैं जो कि है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास की अवस्थाएं। तो विकास की अवस्थाओं की शुरुआत करते हैं। अगर हम विकास की अवस्थाओं की बात करें तो यहाँ पर आपका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यहाँ तक आता है पेपर में। इसके आगे नहीं, बिकॉज मैं आपको पर लेकिन पढ़ा देती हूँ। गर्भावस्था होती है 9 महीने 10 दिन, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है। फिर उसके बाद इन्फेंसी, जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है 2 साल तक। चाइल्डहुड 2 से 12, एडोलसेंस 12 से 18, एडल्टहुड 18 से 60 और ओल्ड एज 60 के ऊपर। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन करो, इन्फेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो कितने बच्चे लोग ये क्वेश्चन को कर पाएंगे। इन्फेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। शैशवावस्था में उत्तेजना की अवस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था उनकी गतिविधियों से सही ढंग से मेल खाती है? इन्फेंसी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? इन्फेंसी के लिए कौन सा ऑप्शन सही है? फटाफट से कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करें भाई, गर्मी बहुत है, पानी वगैरह पीते रहिए, पढ़ने के चक्कर में पानी पीना, खाना खाना मत छोड़ देना, ठीक है। शैशवावस्था में उत्तेजना के लिए उनिंदापन, कुछ हद तक सक्रिय ड्राउजीनेस बच्चा रहता है, उनिंदापन रहता है, जागने की गतिविधि और रोना, अचानक सामान्य चौंकावट, रोने लगता है एकदम से। तो यहाँ पर ये जो है, ये वॉकिंग, टॉकिंग और क्राइंग वाला जो है वो आपका सही नहीं है, लेकिन ड्राउजीनेस बच्चे में होती है यहाँ पर। मतलब कहीं ना कहीं बच्चा लेटा है लेकिन वो एक्टिव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ओनली वन, ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। जो बच्चे 1 कह रहे हो बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, अब हम बात करेंगे चाइल्डहुड की करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी कि जो बाल्यावस्था है उसकी क्या विशेषता है। एक बार पढ़ो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आपके एस दर्शन वाले क्वेश्चंस को ठीक करवाएगा, ठीक है। ये वो क्वेश्चंस हैं
जो आपके एजर्शन वाले क्वेश्चंस को ठीक कराएंगे। देखिएगा, चाइल्डहुड में जो बच्चा होता है उसकी फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, स्थिरता देखने को मिलती है। बच्चे जो है वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। बच्चे को निर्भरता चाहिए होती है, उनको खुद ही सारे सारे काम करने होते हैं। बच्चे जो होते हैं वो क्रिएटिव चीजें करते हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के बहुत होते हैं। बच्चे जो है वो ग्रुप्स में खेलते हैं, ग्रुप्स में कहाँ खेलते हैं, गैंग बनाते हैं, गैंग की अवस्थाएं होती हैं। बच्चे जो है वो उनके अंदर सामाजिक फीलिंग शुरू होती है, सामाजिक भावना का विकास, क्योंकि बच्चा यहाँ पर स्कूल में जाना शुरू करता है। 2 साल के प्लस की बात है ना, 2 से 12 साल होता है चाइल्डहुड। यहाँ पर बच्चा स्कूल में जाएगा तो अलग अलग समाज से जुड़ेगा। बच्चे में मोरल फीलिंग्स, नैतिक विकास शुरू होगा, सही और गलत का फैसला लेने शुरू कर देगा। कलेक्शन, संग्रह करता है, अलग अलग चीज रखेगा, डॉल कर लेगा इकट्ठे, बॉल कर लेगा, ठीक है। इसी के साथ इमोशंस को बच्चे का नियंत्रण होता है। लैंग्वेज पर कंट्रोल है, लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव पीरियड कहा जाता है। बच्चे का भाषिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम पर बच्चा अलग अलग भाषाओं को सीखना शुरू कर देता है। होमोसेक्सुअल, यानी कि जो लड़कियां हैं वो गर्ल्स से ही फ्रेंडशिप करेंगी, और जो लड़के हैं वो बॉयज, मतलब वो अपने समान लिंग से फ्रेंडशिप करते हैं। लीडरशिप, नेता बनना चाहता है बच्चा यहाँ पर। गेम्स में रुचि रखता है, और बच्चे में कॉन्क्रीट थिंकिंग, यानी कि बच्चे में मूर्त चिंतन यहाँ पर आता है। चार्ल्स ब्लॉक जी, फिर से समझा दीजिए, क्या समझाना है भाई? ये तो बहुत सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई दोराहा है ही नहीं। क्या समझाना है? यहाँ पर स्टेबिलिटी है, झूठ बोलता है, आत्मनिर्भर है, क्रिएटिव होता है, ग्रुप में रहता है, सोशल फीलिंग है, मोरल फीलिंग है, कलेक्शन करता है, इमोशंस में स्टेबिलिटी देखने को मिलती है, अच्छे ड्रेस वगैरह, अच्छे से कपड़े वगैरह, यूनिफॉर्म वगैरह स्कूल में पहन के जाएगा। नैतिक विकास भी होता है, एथिक्स को सीखने लगता है, सही और गलत का फैसला करने लगता है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करो एक बार, क्वेश्चन करो, 25वां प्रश्न करो। बिकॉज यहाँ पर लिखिए, और क्योंकि यहाँ पर कर रही हूँ, और आंसर दो, शाबाश। क्योंकि और बिकॉज कर रही हूँ, आंसर दो, शाबाश बेटा। 500 लाइक फटाफट से कर दो, फटाफट से कर दीजिए। कथन ये रहा, और तर्क, बच्चों को आरंभिक बाल्यावस्था में विकास और अधिगम हेतु प्यार, देखभाल और बहुत से अवसर प्रदान करने, बिल्कुल करने, क्योंकि गंभीर रूप से वंचित बाल्यावस्था के परिणामों के बाद के वर्षों में बदलना बहुत आसान होता है। ये गलत है। जो बच्चे को बाल्यावस्था में आप एक्सपीरियंस देते हैं उसको आगे जाके बदलना बहुत मुश्किल होता है। ये गलत लिखा है, ए सही था और आर फॉल्स है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर लिखा है, जो बच्चा एक्सपीरियंस लेगा बाल्यावस्था में उसको आगे वाले वर्षों में जो बदलना आसान होता है, लेकिन नहीं। जब बच्चा एक्सपीरियंस जो जो रहता है ना बच्चे का चाइल्डहुड में, उसको आगे वाले वर्षों में बदलना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर ए सही था, लेकिन आर जो है वो गलत है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 26, प्रश्न नंबर 26, 26 क्वेश्चन। चलिए, इन अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली मतलब होता है 2 से 6, और मिडल चाइल्डहुड होता है 6 से 11। तो अर्ली चाइल्डहुड में ग्रोथ कैसी होती है और थिंकिंग कैसी होती है, और मिडिल चाइल्डहुड में ग्रोथ कैसी होती है और थिंकिंग कैसे होती है? फटाफट से सभी प्यारे शिक्षार्थी परीक्षार्थी आंसर देंगे। जिया जय सिंघानी भी आ गई हैं, बहुत लेट हो गए हो जी। हाँ, बड़ी बड़ी क्लासेस में जरूर आया कीजिए, क्लास को मत छोड़ा कीजिए। चलिए बताइए, प्रारंभिक बाल्यावस्था में वृद्धि कैसी होती है? तो वृद्धि जो होती है वो आपकी धीमी होती है, स्लो होती है। और यहाँ पर जो वृद्धि होगी वो बिल्कुल स्टेडी हो जाएगी, बिल्कुल ही नहीं होती है स्टेडी। तो यहाँ पर स्लो और फिर स्टेडी। यहाँ पर जो आपकी सोच होती है वो क्या होती है? ईगो सेंट्रिक। आपको ये लगता है जो मैं सोच रही हूँ बहुत सही सोच रही हूँ। और यहाँ पर जो आपकी सोच होती है वो होती है लॉजिकल, यानी कि आप तर्क देना शुरू कर देते हैं। तो आप बताइए कौन से ऑप्शन में स्लो, ईगोसेंट्रिक, स्टेडी और लॉजिकल लिखा है? वो रहा पहला ऑप्शन। धीमी होती है, कुछ हद तक आत्म केंद्रित, स्थिर होती है और तार्किक होती है। यहाँ पर जो बच्चे पहला ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक आंसर दे रहे हैं। पहला इसका जबरदस्त तरीके से बिल्कुल सही, बिल्कुल जबरदस्त है। चलिए, एडोलेसेंस पे चलेंगे, 12 से 18 साल।
एडोलेसेंस शब्द है वो एडोल्सियर शब्द जो कि लेटिन भाषा का शब्द है उससे निकल के आया, जिसका मतलब होता है ग्रोथ टू मैच्योरिटी, यानी कि परिपक्वता की ओर बढ़ना। यहाँ पर एडोलेसेंस पर काम किया था जी स्टेनले हॉल ने। मैं कह रही हूँ क्लास छोड़ के नहीं जाना, जो क्लास छोड़ के जाएंगे वो लॉस में रहेंगे। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, आप सभी बच्चों के लिए लगाइए लंबी क्लास। मेरे गले की इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं लंबी लंबी क्लासें लूँ, लेकिन पेपर नजदीक है तो इसीलिए मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको सारा रिवाइज कराऊं, तो इसीलिए मैं रिवाइज करा रही हूं। यहाँ पर जी स्टेनले हॉल ने जो कि लीडर थे साइकोलॉजी साइंस एज अ प्रोफेशन के अमेरिका के, लेट 19th सेंचुरी में इनको फादर कहा गया था, एडोलेसेंस के पिता कहा गया था। और इन्होंने एडोलेसेंस बुक लिखी थी जिसमें इन्होंने आंधी और तूफान की अवस्था कहा था एडोलेसेंस को 1904 के अंदर। आंधी और तूफान की अवस्था कहा था एडोलेसेंस को 1904 के अंदर। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं देख लो, पेपर में आएगा। अभी रिवाइज कर जाओ, ज्यादा नहीं पढ़ा रही हूँ, डीप में भी नहीं पढ़ा रही हूँ, सिर्फ रिवाइजन करा रही हूँ मैं। किशोरावस्था में ऑलराउंड डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास होता है बच्चे का। इंटेलिजेंस हद तक, काफी हद तक बच्चे का विकास हो चुका होता है। बच्चे के थॉट और बच्चे के इमोशंस में मैच्योरिटी आ जाती है। इमोशंस बच्चे के बहुत जल्दी परिवर्तन कर लेता है। मैच्योरिटी क्यों क्यों की आ रही है? बच्चा लीडर बनना चाहता है, वहां पर भी और यहाँ पर भी। जो बच्चा है वो अपनी डे ड्रीमिंग, वो सपने देखता है यहाँ पर इस एज में कि मैं अंबानी बन जाऊंगा, मैं अपना बिजनेस करूंगा, ये वो बहुत सपने देखता है। लड़कियां भी देखती, लड़के भी। यहाँ पर स्थिरता, स्टेबिलिटी और एडजस्टमेंट आपके अंदर होती है। स्थिरता यहाँ पर आपके अंदर आ जाती है। आप यहाँ पर फास्ट और पर्सनल रिलेशन, आपके जो संबंध हैं वो बहुत जल्दी, आपके घनिष्ठ संबंध भी यहाँ पर बनते हैं। और आपके व्यक्तिगत मित्र, मतलब आपका एक या दो मित्र होता है जो आपको बहुत प्यारा होता है। यहाँ पर आपके बिहेवियर में बहुत बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि भाई मैच्योरिटी आ रही होती है ना, तो बिहेवियर में बदलाव देखने को मिलेगा। मेंटल इंडिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ रिवॉल्ट, यहाँ पर आपको अपने पेरेंट्स से आप लड़ाई झगड़े करके अपने फ्रेंड्स की बात यहाँ पर आप मानते हैं। इसी के साथ साथ चेंज एंड स्टेबिलिटी इन इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट में परिवर्तन देखने को मिलता है। आप ग्रुप को, आप यहाँ पर पीयर ग्रुप्स बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जो आपके पीयर होते हैं, जो आपके सहपाठी होते हैं, वो आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सोशल सर्विस करते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट आपको यहाँ पर चाहिए होती है। भगवान से कहते हैं हे माता रानी पास कर दे, लड्डू पेड़ा चढ़ाऊंगी चढ़ाऊंगा। यहाँ पर भगवान पर विश्वास बहुत होता है। हीरो वर्कशिप, किसी न किसी एक की वीर पूजा करते हैं, मतलब किसी न किसी एक को अपना आइडल मान लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर उसी के नक्शों पर चलते हैं। आपको यहाँ पर कल्पना बहुत करते हो, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगी। सेक्स इंस्टिंक्ट, भाई यहाँ पर जो है वो आपको बहुत ज्यादा सेक्सुअल डिजायर्स आप में आते हैं। लड़कियां लड़कों से प्यार, लड़के लड़के से प्यार, लड़कियां लड़के से प्यार, क्योंकि लेस्बियन, गेस, टीर्स, क्वीर्स और हर प्रकार के आपके रिलेशन यहाँ पर बनते हैं। लव एंड बिलोंगिंग यहाँ पर आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपके नए नए प्यार बनना शुरू होते हैं, कॉलेज लाइफ शुरू होती है भाई, ठीक है। और आत्म प्रेम, ऑटो इरोटिज्म, होमोसेक्सुअल फीलिंग, हीरो सेक्सुअल फीलिंग, ये सब फीलिंग आप में आती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 27, 27 क्वेश्चन। किशोरावस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अगर हम किशोरावस्था की बात करें, अगर हम किशोरावस्था की बात करें तो किशोरावस्था के लिए कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए। कमेंट कमेंट कमेंट, और लाइक कहाँ गया? लाइक करते रहिए। एडोलसेंस इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, ये बात सही है। एडोलसेंस जनरली कंसीडर टू बिगिन विद प्यूबर्टी और सेक्सुअल फीलिंग, ये बिल्कुल सही है। एडोलसेंस डेवलपमेंट, ट्रांजिशन बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, ये बिल्कुल सही है। डिफरेंट कल्चर्स में जो यूजर होता है एक्सपीरियंस करता है एडोलसेंस इन सिमिलर मैनर, नहीं, एक ही तरीके से आप कभी भी एडोलसेंस को नहीं कर सकते। हर एक कल्चर में आपका जो एडोलसेंस होता है वो अलग अलग तरीके से होता है। तो यहाँ लिखा है
समान तरीका। तो कभी भी मैंने आपको अभी विकास में बताया था कि कभी भी कोई भी विकास जो है वो एक समान नहीं होता, विकास के क्षेत्र जो है वो अलग अलग होते हैं, वो समान नहीं होते। ठीक है जी, चलिए प्रश्न नंबर 28, विच ऑफ दीज इज नॉट मेन एलिमेंट ऑफ एडोलेसेंस? इनमें से कौन सा किशोरावस्था का मुख्य तत्व नहीं है? इनमें से कौन सा किशोरावस्था का मुख्य तत्व नहीं है? किशोरावस्था का मुख्य तत्व नहीं है भाई, बचत की आदत। जो किशोर बच्चा होगा वो बचत नहीं करता, अब इस टाइम बच्चा हवाबाजी में रहता है तो ये पैसे खर्च करता है, बचत की आदत 5% बच्चों में होगी, बाकी सब फीलिंग्स जो आपकी एडोलसेंस की है। लेकिन हैबिट ऑफ सेविंग, ये बच्चा सेविंग तो नहीं करता। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 29, 29th क्वेश्चन, 29वां प्रश्न, 29th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िएगा। 29th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पढ़िएगा। जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर x को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता, डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सीखने में सक्षम बनाती है। लेटर एक्स जो है वो बच्चा जो अमूर्त सोच कर पाता है, अमूर्त चिंतन कर पाता है, एक्स और वाई को डिफ्रेंशिएट कर पाता है। बताइए वो कौन सी स्टेज होगी? तो वो आपकी होती है बेटा फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जहां पर जो बच्चा होता है वो अलजेब्रा और कैलकुलस कर पाता है। जो बच्चे सी दे रहे हैं वो बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बीज गणित और गणना की बात यहाँ पर होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल मैंने आपको हमेशा बताया है, जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, अगर साइन की बात होती है ना, साइन की बात बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक में ही कर पाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, बीज गणित और गणना करने में अलजेब्रा और कैलकुलस में वो एक्स और वाई का यूज करता है, और यही इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़िए, अब हम बात करेंगे डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के क्षेत्रों की हम यहाँ पर बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? विकास के क्षेत्रों की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो एक्सपेक्ट एन एरियाज ऑफ डेवलपमेंट, विकास के पहलू और क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र होते हैं आपके विकास के, जैसे कि शारीरिक क्षेत्र, गामक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, नैतिक क्षेत्र, भाषा क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोसामाजिक क्षेत्र। इन सभी क्षेत्रों की अब हम बात करने वाले हैं। तो यार अभी 1 आवर हो चुका है, मुझे कमेंट करके बताओ कि कितने प्यारे प्यारे साथियों को क्लास समझ में आ रही है, कमेंट कर दो एक बार। 30वां प्रश्न, मानव विकास के क्षेत्रों को किन किन भागों में बांटा गया है? मानव विकास के क्षेत्रों को किन किन भागों में बांटा गया है, फटाफट से बताएंगे। और जो जो बच्चा जा रहा है मैं देख रही हूँ, कोई बात नहीं, जो जा रहा है अब मैं उसको देखूंगी, और कहाँ पर आप लोग फिर बोलोगे मैम बड़ी क्लास चलो, फिर मैं देखूंगी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप लोग पढ़ो, आप लोग सीखो, और आप लोग निकल जाते हो। कोई बच्चा बोल रहा है मैम बाय, कोई बच्चा बोल रहा है बैटरी लो है, 2 बच्चों ने बोल दिया अब तक। तो यार एक फटाफट से दिल दे दो, बिल्कुल नहीं जाना, पढ़ो यार, सीखो, ये टाइम सीखने का पढ़ने का है। तो देखिए, मानव के विकास में स्पिरिचुअल नहीं होता, साइकोलॉजिकल नहीं होता और स्पिरिचुअल नहीं होता। तो इसका जो आंसर है वो है पहला, शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास। ऑप्शन नंबर 1 जबरदस्त सही है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट। तो ये फिजिकल डेवलपमेंट की बात है। फिजिकल का मतलब आप सभी जानते हैं, यहाँ पर ग्रोथ की बात होगी, अभिवृद्धि की बात होगी। तो आइए पहला प्रश्न करिए फिजिकल डेवलपमेंट का, 31वां प्रश्न, 31st क्वेश्चन, 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से करेंगे। 31वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? आपको 2 स्टेटमेंट दी हुई हैं, आपको बताना है इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, फटाफट से कमेंट करेंगे। आसन का अर्थ अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग नहीं होता, अलग अलग नहीं होता है। पोस्टर सब बच्चों में अलग होता है, नहीं अलग अलग होता है भाई।
सेम कैसे होगा? पोस्चर में चलने का अलग है, मेरा बैठने का तरीका अलग है। सबसे अच्छा आसन वह है जिसमें शरीर के खंड कम से कम तनाव और अधिकतम समर्थन की स्थिति में संतुलित। यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। अच्छा पोस्चर वो है जहाँ पर आपके शरीर को आराम मिले, जहाँ पर आप स्ट्रेस ना ले, आपका शरीर स्ट्रेस ना ले। यहाँ पर ओनली टू इसका बिल्कुल सही है। जो बच्चे ओनली टू कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, ओनली टू बिल्कुल सही, बाकी गलत है। ये लिख रहे हैं हर किसी का पोस्टर सेम होता है, नो, हर किसी का पोस्टर अलग है। जब इंडिविजुअल डिफरेंसेस है तो पोस्टर भी तो अलग होगा। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 32, निम्नलिखित में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? इनमें से कौन सा फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? कमेंट कीजिए। इनमें से क्या शारीरिक विकास यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट में शामिल नहीं है? कमेंट करो, कमेंट करो। देखो कितने बच्चे लोग कमेंट करेंगे, मैं इतने मॉडल भरने को बोलती हूँ। निम्नलिखित में से क्या शारीरिक विकास में शामिल नहीं है? तो शारीरिक आकार के अनुपात, शारीरिक प्रणाली, स्थिति बोधक गति कौशल और संवेगात्मक। जो संवेग है ना वो तो उससे आता है ना, दिल तो बच्चा है जी, शरीर से तो नहीं आता, हार्ट तो अंदर है ना, तो शरीर में कहाँ गया? यहाँ पर इसीलिए ये वाला जो है वो सही हुआ, बाकी सब गलत, क्योंकि वो सही वाला है, आपसे नॉट वाला पूछा था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 33, 33rd क्वेश्चन, मोटर विकास की दर में अलग अलग विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम डैश से डैश तक होता है। जो आपका मोटर विकास होता है उसका जो आपका क्रम होता है, क्रम मतलब क्या है? उसका जो सीक्वेंस होता है वो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है? बताइए। मोटर विकास का जो सीक्वेंस है वो कहाँ से कहाँ तक होता है? बताइए। प्रॉक्सी से सफेलो, सफेलो से प्रॉक्सी, ठीक से फाइन, या फिर सकल से ठीक? यहाँ पर सबसे पहले देखो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जो डी कह रहा है वो गलत है, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि मैं बताती हूँ होता क्या है, पहले आपका जो है वो आपका ग्रॉस मोटर स्किल डेवलप होती है, बड़ी मांसपेशियां होती हैं, फिर उसके बाद आपकी छोटी मांसपेशियों का विकास होता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड ग्रॉस मोटर टू फाइन मोटर होता है। सफेलो जो है वो डायरेक्शन को दिखाता है, ये आपस में संबंधित नहीं है, ये अलग अलग डायरेक्शन की बात करता है और ये उल्टा दिया हुआ है। तो याद रखेंगे, हमेशा मोटर विकास की बात करें, गति कौशल की बात करें, तो ये आपका हमेशा क्या है? ये आपका ग्रॉस से फाइन की ओर उसका विकास होता है। आगे बढ़िए, 34वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, एक बच्चे का शारीरिक विकास में डैश शामिल होता है। जो बच्चे का शारीरिक विकास होता है, जो बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या शामिल होता है? आपके शारीरिक परिवर्तन और आपके सूक्ष्म मोटर, ये दोनों ही शामिल होते हैं। आपके फाइन मोटर स्किल्स और आपके अंदर जो फिजिकल चेंज आपके अंदर हो रहा है, ये दोनों ही आपके फिजिकल डेवलपमेंट में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, ये क्वेश्चंस बहुत कम, मतलब आपको हर जगह देखने को ये नहीं मिलेंगे, सिर्फ दीपाली मैम ही इतना डीप में क्वेश्चंस कराती है। आगे बढ़िए, 35वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, प्रारंभिक बचपन में शारीरिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन मोटर कौशल का वर्णन करता है? अब बताइए, शारीरिक विकास के संदर्भ में कौन सा कथन वो है जो मोटर स्किल्स के बारे में बताता है? बताइए, मोटर स्किल्स के बारे में कौन सा कथन बताता है? ग्रॉस मोटर स्किल्स की अगर बात करें, में बड़ी मांसपेशियां जैसे कि दौड़ना और कूदना, और फाइन मोटर की बात करें, छोटी मांसपेशियां जैसे कि आपकी हाथ आंख समन्वय शामिल होता है, तो जैसे कि बनाना। यहाँ पर ये दोनों ही बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रॉस मोटर में बड़ी मांसपेशियां और फाइन मोटर में छोटी मांसपेशियां शामिल होती हैं। तो ये दोनों ही बिल्कुल सही है, ये दोनों ही बिल्कुल सही है।
तो बोथ 1 एंड 2 करेक्ट, 1 एंड 2 दोनों ही करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है? किसी बच्चे को डाउट? क्वेश्चन अगर तेज करा रही हूँ, तेज लग रहा है तो भी कमेंट करो। अगर क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करो, कमेंट्स करके मुझे बताओ कि क्लास कैसी लग रही है। ऐसी और क्लास के लिए जुड़े रहो टीचिंग परीक्षा पर फटाफट से। चलिए अब हम बात करेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, संज्ञानात्मक विकास की। तो चलो पढ़ो 36वां पढ़ो, संज्ञानात्मक विकास पढ़ो 36वां। संज्ञान का मतलब होता है जब दिमाग की बात होती है उसको आप संज्ञान कहते हैं, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास के लिए कौन सा सही है, कमेंट करो और बताओ। हाउ प्लेइंग हेल्प्स इन कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, खेलने से बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में कैसे मदद मिलती है। जो आप बच्चे को खिलाते हैं उससे बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में कैसे मदद मिलती है। खेलना कई चीजें सीखने का अवसर प्रदान करते हैं। खेल स्मृति को विकसित करने और विकल्पों का विश्लेषण करने, तर्क करने और सोचने की क्षमता विकसित करने में भी मदद करते हैं। जो खेल होते हैं वो आपके तर्क करने, रीजन करने और सोचने के लिए भी मजबूर करते हैं। तो यहाँ पर खेल जो आप खेलते हो ना उससे हर प्रकार का विकास आपका होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दोनों ही बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए दोनों ही बिल्कुल सही है। आगे बढ़िए 37वां प्रश्न, 37th क्वेश्चन, 37वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। फटाफट से लाइक करते जाइए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए ताकि मैक्सिमम बच्चा जुड़ जाए। शाबाश। किशोरों में संज्ञानात्मक और बौद्धिक विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर आप किशोरों में अगर आप एडोलेसेंस के अंदर कॉग्निटिव और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, संज्ञानात्मक क्षमताओं में 8 से 12 उम्र के बीच उपलब्धि जबरदस्त होती है, ऐसा कुछ नहीं है। सूचना प्रसंस्करण दृष्टिकोण और संज्ञानात्मक रणनीति की व्याख्या करने का प्रयास करता है जिसके द्वारा मानव मस्तिष्क सूचनाओं को, ये बिल्कुल सही है। तो ये बिल्कुल सही है कि मानव मस्तिष्क जो है वो सूचनाओं से संबंधित है। यहाँ पर केवल दो, यहाँ पर केवल दो, ओनली टू इसका बिल्कुल सही है। ओनली टू, क्योंकि ये जो गलत है कि सिर्फ 8 से 12 में ही बहुत ज्यादा बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, नहीं, बच्चे का संज्ञानात्मक विकास एडोलसेंस तक बराबर मात्रा में होता रहता है। अब मोरल डेवलपमेंट की बात करते हैं। मोरल डेवलपमेंट का मतलब होता है जब सही और गलत में आप निर्णय लेते हैं। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा चरण लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा दिए गए नैतिक विकास के सिद्धांत में शामिल नहीं है। कौन सा चरण वो है जो कोहलबर्ग के द्वारा, जो आपका मोरल डेवलपमेंट की बात की गई, नैतिक विकास के लिए कौन सा सही नहीं है। और मुझे कमेंट करके बताओ कौन कौन बच्चे वो हैं जो मेरे साथ कल ऐप में आए थे और कल मैंने कहा था कि आपको यूट्यूब पर 2 बजे आना है। तो कौन कौन बच्चे वो हैं जो हमारे साथ ऐप पर जुड़े हैं, पेड क्लास में जुड़े हैं, कमेंट कर दो एक बार। तो यहाँ पर नॉट वाला क्या है, अनकन्वेंशनल, अपारंपरिक। बाकी 3 लेवल जो कि कोहलबर्ग ने दी है। लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें, भाषिक विकास की बात करें, बच्चा 3 महीने में कु 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 करता है जिसमें वोवल साउंड वो निकालता है, ए ई आई ओ यू। 6 महीने में बैबलिंग करता है, बलबलाना, बाबा, काका, नाना, चाचा। 12 महीने में पहला वर्ड बोलता है, 18 महीने में 5 से 40 वर्ड सीख लेता है। 2 साल में 150 से 300 वर्ड और 2 से 3 वर्ड के सेंटेंस, 3 साल में 900 से 1000 वर्ड, 4 साल में 2000 प्लस, और 5 साल में वो लेटर्स को और बड़े बड़े सेंटेंस बनाने भी शुरू कर देता है। ठीक है जी, क्लियर है। तो आइए बात करते हैं हमारा 39th क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर ध्वनि जैसी है, बताइए। यहाँ पर कौन सी वो वोवल है जो साउंड की तरह हमें सुनाई देती है। साउंड, वोवल साउंड, यानी कि आ, ई, उ, ऊ, ओ, औ। ठीक है,
तो बच्चा किस स्टेज में किस जो ये बोलता है वो उसको आप क्या कहते हैं? तो उसको आप कहते हैं कूइंग, कुड़कुड़ाना। बलबलाना, रंबाना और रोना नहीं होता, इसको आप कूइंग कहते हैं। इसको आप कुकुराना कहते हैं, कुकू कुकू कहते हैं। इसको आप बैबलिंग में तो वॉवल्स के साथ वो कंसोनेंट जोड़ता है, यहाँ पर वो सिर्फ वॉवल ही बोल रहा है। जब बच्चा वॉवल बोलता है उसको आप कूइंग कहते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन को कीजिएगा। यहाँ पर लगा दीजिए क्योंकि, और यहाँ पर लगा दीजिए बिकॉज, और फिर सॉल्व करने की कोशिश करें। शाबाश। क्योंकि और बिकॉज लगाएंगे और सॉल्व करने की कोशिश करें। रूमी 18 महीने में 2 शब्दों का उच्चारण कर सकती थी, जबकि पूजा ने 24 महीने में ऐसा किया था। इसलिए पूजा का विकास निश्चित रूप से विलंबित है। देखो मैंने आपको कहा है विकास की दर सबकी अलग अलग होती है, तो आप विकास डिलेड डेवलपमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि कोई जल्दी बोलता है कोई देर में बोलता है, तो ये विलंबित है, ये गलत हो गया। जब ए गलत हुआ तो सही रूप से भविष्यवाणी कर सकते हैं, सटीक ऐसा नहीं है, तो ये दोनों ही गलत हो गए। तो ए और आर दोनों गलत है, ए और आर जो है वो दोनों ही गलत है। आगे बढ़िए, आर्जव आ चुके हैं, आर्जव और सोनाली, कमेंट कीजिए। शाबाश। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैतिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनाली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। तो आर्जव और सोनाली के बीच किस चीज की चर्चा हो रही है? आर्जव कहता है कि जो आपकी भाषा और प्रगति है वो क्या करता है, वो आपकी कि आपकी हेरिडिटी, वो कहती है आपकी वातावरण। तो ये दोनों किसके बीच में डिबेट चल रही है इनकी? तो इनकी नर्चर और नेचर, यानी कि नेचर को आप कहते हैं हेरिडिटी और नर्चर को आप कहते हैं एनवायरनमेंट। तो इनकी वंशानुक्रम और वातावरण दोनों के बीच में इनका संबंध चल रहा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर 3, इनका जो वाद विवाद हो रहा है वो किस लिए हो रहा है? नेचर और नर्चर, प्रकृति और पालन पोषण में इनका वाद विवाद हो रहा है। देखिए आगे बढ़िए, इमोशनल डेवलपमेंट। आपकी इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इमोशन से ही आप एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, सीखते हैं। तो आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ डोमेन ऑफ इमोशनल डेवलपमेंट? इमोशनल डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा पार्ट है? इमोशनल डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा पार्ट है? निम्नलिखित में से कौन संवेगात्मक विकास का हिस्सा है? अंतर्वैयक्तिक कौशल, अवधान स्मृति, शारीरिक प्रणाली की क्रिया, या प्रतिबोधक और गतिक कौशल? बताओ, इमोशनल डेवलपमेंट का इनमें से कौन सा हिस्सा है? तो इमोशनल का किससे होता है? इंटरपर्सनल, अंतर्वैयक्तिक कौशल। अवधान दिमाग से होता है, शारीरिक क्रिया से होता है, और ये भी शारीरिक से होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, इंटरपर्सनल जो है, यानी कि अंतर्वैयक्तिक जो है वो, अगर अंतर्व्यक्ति का मतलब होता है आप दूसरों को किस प्रकार से समझते हैं, तो दूसरे के इमोशंस की बात यहाँ पर होती है। आप तभी दूसरे को समझ पाते हैं, उससे बातचीत कर पाते हैं, उससे संबंध बना पाते हैं। आगे बढ़िए, 43rd, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के भावात्मक विकास के लिए उपयुक्त नहीं है? अगर आप बच्चों का भावात्मक विकास करना चाहते हैं तो बच्चे के भावात्मक विकास के लिए कौन सा सही नहीं है? कमेंट करो, बच्चे के भावात्मक विकास के लिए कौन सा सही नहीं है? कमेंट कीजिए। कक्षा का लोकतांत्रिक वातावरण, शिक्षकों की अभिव्यक्ति उचित भागीदारी, इनमें से अधिक नहीं है, क्योंकि कक्षा में नियंत्रित शिक्षा, मतलब टीचर ने क्लासरूम को पूरा कंट्रोल कर रखा है।
तो कंट्रोल्ड क्लासरूम जो होती है वो कभी भी आपका भावात्मक विकास नहीं बनाती। तो इसीलिए गलत कौन सा, ऑप्शन नंबर 3। जो 3 कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। जो कंट्रोल्ड क्लासरूम है, जो आपकी नियंत्रित वातावरण है, वो आपका कभी भी आप इमोशंस को आप डेवलप नहीं कर सकते। सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट पढ़िएगा। सामाजिक विकास का मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी समाज से जुड़ते हैं तो आप उस समाज के अपेक्षाओं पे खड़ा उतरना शुरू करते हैं, आप उस समाज में एडजस्ट करते हैं और नई जानकारी को लेते हैं और नए एथिक्स को, नए नॉर्म्स को, नए रूल्स को सीखते हैं, अपनाते भी हैं। उसी को आप सामाजिक विकास कहते हैं। तो आइए सामाजिक विकास से क्वेश्चन कर लेते हैं। 12 प्रश्न। 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए उत्तम जगह कौन सी होगी? द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर 12-year-old चाइल्ड। 12 साल के बच्चों के लिए सामाजिक विकास की कौन सी अवस्था, मतलब कौन सा बिल्कुल बढ़िया होगा? तो ऑब्वियसली 12 साल का बच्चा जो है वो स्कूल में रहता है, तो उसका सामाजिक विकास जो है वो स्कूल में सबसे बढ़िया होगा। प्लेग्राउंड में क्या होगा भाई? स्कूल में तो प्लेग्राउंड है, तो खेल सूत्र परिवार में नहीं, पड़ोस में नहीं। इसका आंसर है 4, दैट इज स्कूल। स्कूल के अंदर उसका सबसे बढ़िया सामाजिक विकास होगा 12 साल के बच्चे का। आइए 45th। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण की द्वितीयक कारक हैं? बताइए, इनमें से कौन सा समाजीकरण का द्वितीयक कारक है? कमेंट करते रहिए, कमेंट करते रहेंगे तो इंटरेस्ट बना रहेगा, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे। अगर कमेंट करना बंद तो इंटरेस्ट बनना भी बंद। आई गारंटी नहीं बनेगा इंटरेस्ट। तो द्वितीयक कारक कौन सा बेटा? माता पिता को छोड़कर सारे द्वितीयक होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही। आगे बढ़िए 46th क्वेश्चन। 46th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसके बाद प्याजे करना है या नहीं करना है मुझे कमेंट कर देना। माध्यमिक स्कूल में परिवार व समकक्षों के बच्चों के विकास में क्या भूमिका होती है? जो आपकी माध्यमिक चरण होती है, यानी कि जो आपकी मिडिल क्लास होती है, मिडिल स्कूल जो होता है, उसके अंदर आपके फैमिली और पीयर्स का क्या रोल होता है? उसके अंदर आपके फैमिली और पीयर्स का, यानी कि आपके सहपाठियों का क्या रोल होता है? फटाफट से कमेंट करें, फटाफट से कमेंट करें। आज करना है प्याजे, कल करना है, ये मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, फिर उसके बाद प्याजे हैं। तो हैव नो रोल, डज नॉट हैव एनी रोल, पियर्स नहीं है। दोनों के ही इंपॉर्टेंट रोल हैं और दोनों के अलग अलग रोल हैं भाई। पियर्स दोस्त अलग होते हैं और फैमिली अलग होती है, राइट। आगे बढ़िए। अब हम बात करेंगे प्याजे की थ्योरी, क्योंकि सबने यस लिखा। तो क्या आप अभी प्याजे की थ्योरी करना चाहते हो? कमेंट करो। शिवानी शर्मा ही कमेंट कर रही हैं, कल कराइएगा मैम। एक बच्चा बोल रहा है कल। प्लीज मैम कंटिन्यू क्लास, अभी पढ़ना है, कैरी ऑन करना है मैम, करना है अभी 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 अभी। मैक्सिमम बच्चे लोग अभी कह रहे हैं। टुडे टुडे प्लीज निर्मल, टुडे टुडे। रानी भी कह रही है। रानी क्या बोल रही है भाई? बेस्ट क्लास टुडे। मैम आज करवा दो प्याजे। चलो ठीक है, आज प्याजे को कंप्लीट कर लेते हैं, कल वाइगोस्की को लेके चलेंगे, ठीक है। चलो प्याजे तो कर ही लो। प्याजे ने क्या दिया था? जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास दिया था। अब इस संज्ञानात्मक विकास के अंदर प्याजे स्विस साइकोलॉजिस्ट संज्ञानात्मक विकास की बात की। संज्ञान किससे बनता है? मेंटल और इंटेलेक्चुअल दोनों से। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है जब आप अपने संज्ञान का इस्तेमाल करके, जब आप अपने संज्ञान का इस्तेमाल करके अपनी, जब आप रीजन देते हैं, सोचते हैं, समझते हैं और कंसेप्ट बनता है, उसको आप संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। संज्ञानात्मक विकास दिया जीन प्याजे ने, तभी इनको डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के फादर कहा गया। जीन प्याजे रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म, इतना डीप में, इतना ये इंपॉर्टेंट क्या है इसकी स्टेज, तो मैं डायरेक्ट अब स्टेज पे चलूंगी। ये क्या इनकी पुरानी थ्योरी थी, ये थी, वो सब नहीं आता, वो सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। रेडिकल कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ लो। विकासात्मक सिद्धांत दिया है, मौलिक ज्ञान की उत्पत्ति के बारे में बताया है इन्होंने,
और जो प्याजे है उनकी स्टेज जो है वो क्वालिटेटिव डिफरेंट है, ये कर लेना, गुणात्मक रूप से भिन्न अवस्था है प्याजे की। जो प्याजे की स्टेज है वो ये 6 कारकों पर निर्भर करती है। जो प्याजे की स्टेज है वो 6 भिन्न कारकों पर निर्भर करती है। बायोलॉजिकल मैच्योरेशन, जैविक परिपक्वता, एक्टिविटीज कहते हैं खेल खेल में सिखाओ, सोशल एक्सपीरियंस, समाज बच्चा खुद करेगा, वातावरण देना है। और यहाँ पर वातावरण की बात जो होती है ना, ये आपका फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं इसको। ये जो टर्म यूज किया है वो क्या है, फिजिकल वर्ल्ड, यानी कि भौतिक परिवेश। ऑर्गेनाइजिंग, संगठन, एडेप्टेशन, अनुकूलन के अंदर 2 प्रक्रिया आते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन, और इक्विलिब्रियम, साम्य धारण, बैलेंस। यहाँ पर कुछ फैक्टों की बात करें, स्कीमा, स्कीमा को आप कहते हैं मेंटल स्ट्रक्चर। स्कीमा का मतलब क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है जो आपकी जन्म जन्म से ही आपके अंदर एक प्रवृत्ति होती है जिसके अंदर आप चिंतन को अपनी संरचना में संगठित करने का प्रभाव डालते हैं। यानी कि आप अपने मानसिक संरचना बनाते हैं, उसको आप यहाँ पर क्या स्कीमा कहते हैं। अब जब स्कीमा की बात हुई तो प्याजे ने कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की थी, और इसके अंदर 2 प्रक्रियाओं की बात है, अनुकूलन, जिसके अंदर भी 2 प्रक्रियाएं शामिल हैं, एक तो एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण, और एक एकोमोडेशन, समायोजन। आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, जब आपके आसपास कोई सूचना है, आप उन पैटर्न्स को व्यवस्थित करते हैं और व्यक्ति मिलने वाली नवीन सूचनाओं को इन संरचनाओं में संगठित करने का प्रयास करता है, किंतु कभी कभी वह इन कार्यों में सफल नहीं हो पाता, तब वह अनुकूलन करता है। जो उसके आसपास की संरचनाएं होती हैं उसको वो संगठित करने का प्रयास करता है, लेकिन वो कभी कभार सफल नहीं हो पाता है। तो जब वो सफल नहीं हो पाएगा तो वो करेगा अडेप्टेशन। अडेप्टेशन के अंदर 2 प्रक्रियाएं शामिल होती हैं, एक तो एसिमिलेशन और दूसरी एकोमोडेशन। एसिमिलेशन में क्या है, जो उसका पूर्व ज्ञान है बस वो उसी को ही यूज करता जा रहा था, वो यहाँ पर अपनी स्कीमा में कोई भी परिवर्तन नहीं करता है, स्कीमा बिल्कुल सेम टू सेम ही रहती है। लेकिन एकोमोडेशन में अपनी स्कीमा में परिवर्तन करता है, वो ये जानता है कि आपकी जो ये स्कीमा है वो अलग है, मुझे इस टाइप से यूज करना है। जैसे कि मम्मी ने बच्चे को बताया था कि जो उड़ता है वो पंछी होता है, बर्ड होता है, तो यहाँ पर इसने बच्चे ने एरोप्लेन को उड़ते हुए देखा तो इसने सोचा ये बर्ड है। लेकिन जब उसकी मम्मी ने उसको बताया कि बर्ड और एरोप्लेन दोनों अलग होते हैं, जो एरोप्लेन होता है वो अपने अंदर लोगों को बिठा के लेके जाता है, और तो ये नॉन लिविंग है। तो फिर बच्चे की यहाँ पर बच्चा कर रहा था एसिमिलेशन, और यहाँ पर जब बच्चे ने एरोप्लेन की संरचना को सीख लिया, यहाँ पर उसने किया एकोमोडेशन। स्कीमा को मॉडिफाई करना, स्कीमा को संशोधित करना, स्कीमा में नई चीजों को जोड़ना ही कहा जाता है एकोमोडेशन, याद रखना। अब क्वेश्चंस करो, 20 क्वेश्चन लगातार आएंगे। चलिए 20 क्वेश्चन लगातार आएंगे, आराम से करो और सॉल्व करो, शाबाश। चलिए प्याजे से क्वेश्चन शुरू कर रही हूँ, 1 से शुरू हो रहा है यहाँ पे। चलिए, बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि कल्पना, समालोचनात्मक सोच और परासंज्ञान की चर्चा परोक्ष रूप से विकास के किस क्षेत्र में आती है, तो ये आती है संज्ञानात्मक, सोचना समझना संज्ञानात्मक। दूसरा, प्याजे ने इन चारों में से किस को इंपॉर्टेंट रोल माना है, प्याजे ने इन चारों ऑप्शंस में से किस को इंपॉर्टेंट माना है, तो सिद्धिकरण, भाषा, नकल नहीं है, भौतिक संसार के साथ अनुकूलन, एक्सपीरियंस विद फिजिकल वर्ल्ड को प्याजे ने इंपॉर्टेंट माना है। तीसरा, जीन प्याजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्था है, जो आपके मस्तिष्क में मेंटल स्ट्रक्चर जो आपका होता है, वह व्यवस्थित संरचनाएं जो होती है आपके मस्तिष्क में, उसको प्याजे ने क्या कहा, तो उसको प्याजे ने स्कीमा कहा है। ऑप्शन नंबर 2 स्कीमा इसका बिल्कुल सही है। जो बच्चे स्कीमा कह रहे हैं वो जबरदस्त बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चौथा देखिए, उसी स्कीमा में एग्जिस्टिंग स्कीमा में ही ऐड करना, स्कीमा को परिवर्तन नहीं करना, उसी स्कीमा में ही अनुभवों को लगातार सम्मिलित करना, उसको हम कहते हैं एसिमिलेशन।
अगर स्कीमा में रूपांतरण होता तो एकोमोडेशन हो जाता, याद रखिएगा। 5वां, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार स्वयं वह पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जब आप खुद के और पर्यावरण के प्रति संतुलन करते हैं तो उस संतुलन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको आप कहते हैं इक्विलिब्रेशन, दैट इज साम्य धारण। क्या कहते हैं? इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण कहते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, कंबाइनिंग, अरेंजिंग, रिकम्बाइनिंग, रीअरेंजिंग ऑफ बिहेवियर्स थॉट इनटू कोहेरेंट सिस्टम इज कॉल्ड व्हाट? जब आप अपने स्कीमा में कंबाइन करते हैं, अरेंज करते हैं, रिकम्बाइन करते हैं और रीअरेंज करते हैं, उसको आप क्या कहते हैं? बताइए, फटाफट से आंसर देंगे। तो उसको आप कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन, संगठन आप उसको कहते हैं। जब बच्चा संगठन नहीं कर पाता तो वो एकोमोडेशन की प्रक्रिया पर जाता है, वो समायोजन की प्रक्रिया पर जाता ही, याद रखना। 7वां, जीन पियाजे के अनुसार अपने वातावरण में अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल है? जब आप अपने वातावरण में एडेप्टेशन करते हैं, अनुकूलन करते हैं, उस अनुकूलन को क्या 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 शामिल है? तो उस अनुकूलन के अंदर एसिमिलेशन और एकोमोडेशन यानी कि समावेशन और समायोजन दोनों ही शामिल होता है। 8वां, जीन पियाजे के अनुसार क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है? कमेंट कीजिए। तो वो कहलाती है स्कीमा। मानसिक संरचना वो कहलाती है स्कीमा। तो 8th का डी है। 9th देखिए, और किसी भी बच्चे ने अभी तक लाइक नहीं किया, क्योंकि 450 तक बच्चे आ चुके थे, 470 भी देखे थे मैंने, लेकिन लाइक अभी तक 400 ही हुआ है। तो जितने भी प्यारे बच्चे बच गए हैं वो एक साथ लाइक करें, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करें। बहुत प्यारी क्लास है। चलिए जी, जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें मौजूदा स्कीमा या संरचनाओं को रूपांतरित किया जाता है? बताओ, जो आपकी मेंटल स्ट्रक्चर है उसको रूपांतरित किया जाएगा, उसको मॉडिफाई किया जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे? तो रूपांतरित किया जाएगा, मॉडिफाई किया जाएगा, उसको आप कहेंगे एकोमोडेशन यानी कि समायोजन। क्या कहेंगे? एकोमोडेशन यानी कि समायोजन आप इसको कहेंगे। प्रश्न नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट बाय पियाजे? इन चारों में से पियाजे के अनुसार कौन सा इंपॉर्टेंट फैक्टर है? फटाफट से कमेंट कीजिए। इन चारों के अनुसार पियाजे के ने कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक? देखो भाई, पुनर्बलन की बात पियाजे नहीं करते, तो ये वाला गलत हुआ, ये वाला गलत हुआ, ये वाला गलत हुआ। यही है दीपाली मैम की निंजा टेक्निक, आप जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आपको पता है रीइंफोर्समेंट की बात स्किनर ने की है, पियाजे ने एक भी बार रीइंफोर्समेंट की बात नहीं की। तो चौथा 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 इसमें गलत हुआ, आंसर आ गया आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड। मोबिलिटी, डाइवर्स और नोवल एक्सपीरियंस की बात की है पियाजे ने। यही ट्रिक्स हैं जो आपको पेपर में आपको बेटर बनाएंगी। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 11, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच वयस्कों से किस प्रकार से भिन्न है? आप बताइए, जीन पियाजे के अनुसार उनकी जो सोच है वो उनके वयस्कों से, एडल्ट से किस प्रकार से भिन्न होती है? फटाफट से कमेंट कीजिए टीचिंग एस्पिरेंट्स। हाँ जी, फटाफट से कमेंट कीजिए। वयस्कों से अलग नहीं होती, वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है, मात्रात्मक रूप से भिन्न होती है, या सोच बड़ों से कम होती है? तो ऑब्वियसली मैंने आपको ये बात हमेशा बोली है कि उनकी सीरीज में क्वालिटेटिव चेंजेस हैं। यहाँ पर जो चिल्ड्रन है उसकी सोच बड़ों से क्या है? क्वालिटेटिवली डिफरेंट है। आगे बढ़िए, जीन पियाजे के अनुसार
निम्नलिखित में से अनुकूलन के भाग कौन से हैं? अनुकूलन यानी कि एडेप्टेशन। जीन पियाजे के अनुसार एडेप्टेशन के इनमें से कौन से भाग हैं एडेप्टेशन के? एडेप्टेशन के ये दो ही भाग है, पाड़ और अनुबंधन की बात तो पाड़ की बात करी है वाइगोत्स्की ने, और अनुबंधन की बात करते हैं बिहेवियरिस्ट। यहाँ पर ये दो नहीं है, इसका आंसर पहला दूसरा, ये रहा पहला ऑप्शन, पहला और दूसरा, ये रहा पहला ऑप्शन। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 13। जीन पियाजे के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था को प्राप्त करने के लिए समाधान की निरंतर खोज करने में लगा रहता है? एज पर जीन पियाजे, इंडिविजुअल कॉन्टिन्यूली कीप सर्चिंग फॉर सॉल्यूशन टू अचीव अ स्टेट ऑफ व्हाट? जो बच्चा सॉल्यूशन की तरफ निकलता है, किस स्टेट पर पहुंचने के लिए जो बच्चा है वो सॉल्यूशन की तरफ निकलता है, तो वो पहुंचता है बैलेंस की स्टेट पर, तभी वो संतुष्ट होता है। संतुलन की स्टेट पर आने के लिए वो लगातार खोज करता रहता है। ऑप्शन नंबर 1 संतुलन इसका बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 1 संतुलन इसका बिल्कुल सही है। 14वां प्रश्न, जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति आत्मसातकरण और समंजन के माध्यम से किस स्थिति को प्राप्त करता है? बताइए, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन जब दोनों चीजें होती हैं तो वो किस स्थिति पर पहुंचता है? कमेंट करें फटाफट से, सभी प्यारे परीक्षार्थी शिक्षार्थी कमेंट करेंगे। जो बच्चा है वो संतुलन की स्टेज पर पहुंचता है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 15। अच्छा, पियाजे के अनुसार 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण जो है उसकी क्या विशेषता है? पियाजे के अनुसार जो 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण है उसकी क्या विशेषता है? संस्कृति की बात पियाजे नहीं करते, लघु वयस्क की बात भी पियाजे नहीं करते, जेनेटिक कोड की बात पियाजे नहीं करते। यहाँ पर क्या है कि जो स्टेज दी है पियाजे कहते हैं चाहे वो कोई भी कोना हो, सब बच्चे उन्हीं स्टेज के अनुसार ही बड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, उनका संज्ञानात्मक विकास होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक है। आगे बढ़िए, 16वां प्रश्न, जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके लिए कौन सा सही है? जीन पियाजे की जो थ्योरी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, उसके लिए कौन सा सही है? कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं करते, 5 डिस्टिंक्ट स्टेज की बात करते हैं, इनवेरिएंट जिसको स्किप नहीं कर सकते, तो बताइए क्या होगा सही आंसर? बताइए क्या होगा सही आंसर? तो यहाँ पर चरणों का क्रम सांस्कृतिक संदर्भ गलत हुआ। उनका तर्क है संज्ञानात्मक विकास चरणों के माध्यम से आगे बढ़ने निरंतर होता है, नहीं, चरणों के माध्यम से बढ़ता है। संज्ञानात्मक विकास के 5 अलग अलग चरण प्रस्तावित किए हैं, SPCF किए हैं तो 4 हैं, ये गलत हुआ। इसका आंसर चौथा है। चरण जो है वो अपरिवर्तनीय है, जिसका अर्थ है कि किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता। जो चरण है वो क्या है? अपरिवर्तनीय है, वो चेंज नहीं हो सकते, वो लगातार आपको उस स्टेज से होकर ही गुजरना होगा, ये कहते हैं पियाजे। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अब पियाजे के स्टेज की बात करें तो पियाजे ने अपनी संज्ञानात्मक विकास को समझाने के लिए 4 स्टेजेस की बात की है, जो कि क्या है? SPCF है। सेंसरी मोटर स्टेज जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 से 7 साल तक होता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 साल तक होता है, और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 के ऊपर से होता है। ठीक है, चलिए अब
इस स्टेजों की बात करते हैं। पहला स्टेज आ चुका है सेंसरी मोटर स्टेज। सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा होता है वो आईज, ऑब्जेक्ट और हैंड्स का इस्तेमाल ज्यादा करता है। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो जन्म से लेकर 2 साल तक होता है। जब बच्चा 9 से 10 महीने का होने लगता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी, यानी कि वो किसी भी चीज को उसके सामने से हटा दोगे तो उसको याद है कि वो चीज उसके सामने थी। ऑब्जेक्ट परमानेंसी से गुण आने लगता है। इंद्रिय आधारित अधिगम, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, त्रुटि एवं प्रयास करता है और गति की पुनरावृत्ति, बार बार एक ही मूवमेंट को बच्चा यहाँ पर रिपीट करता है। यहाँ पर बच्चा अंगूठा चूसने लगता है क्योंकि दांत आ रहे होते हैं, बार बार एक ही चीज को करता है। ट्रायल एरर, गलती करेगा फिर उठाएगा फिर गिराएगा फिर उठाएगा फिर गिराएगा, तो ये काम पूरे दिन बच्चे का चलता ही रहता है। आइए बात करते हैं प्रश्न नंबर 17। पियाजे के अनुसार ऑब्जेक्ट परमानेंसी यानी कि वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है? ऑब्जेक्ट परमानेंसी यानी वस्तु स्थायित्व का गुण किस अवस्था में आता है अकॉर्डिंग टू पियाजे? बताइए। तो ये क्या करता है? संवेदी परक पर, सेंसरी मोटर पर। 18 पढ़िए, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2, और दोनों पढ़ के मुझे आंसर बताइएगा। पहला कथन और दूसरा कथन, दोनों स्टेटमेंट पढ़ के मुझे आंसर बताएंगे। यह विचारशील व्यक्ति संवेदी और संचालक अनुभवों के तत्वों को सम्मिलित कर सकता है या इस समन्वय के कारण बनी अवधारणाओं को। आंसर आ ही गया भाई, दोनों ही सही थे ये। तो यहाँ पर दोनों का आंसर आ ही चुका है। आप एक बार दोनों को पढ़ लो, ये आंसर मुझसे लग ही गया था। आप इन दोनों को एक बार पढ़ लो। शाबाश, पढ़िए। क्या बात है, अंजलि यादव ने लिख दिया है सीडीपी बाय दीपाली मैम, क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जबरदस्त क्लास, जबरदस्त बच्चे। आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न नंबर 19। अकॉर्डिंग टू पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज इज एसोसिएटेड विद व्हाट? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास जो होता है इन उसमें इंद्रिय गामक अवस्था यानी कि संवेदी प्रेरक अवस्था जो है वो किससे संबंधित होती है? संवेदी प्रेरक अवस्था जो होती है वो किससे संबंधित होती है? सामाजिक मुद्दों से, लॉजिकल इंटरप्रेट से, या फिर जो बच्चा होता है वो अनुकरण करता है, मेमोरी बनता है और उसकी यहाँ पर मानसिक निरूपण होता है, मानसिक निरूपकता बच्चे के अंदर होती है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन बच्चे में होती है। ठीक है जी। प्रभात अंशु जी कह रहे हैं मैंने आते ही लाइक कर दिया, बहुत बढ़िया। तो जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया वो लोग लाइक करते जाएं। आगे बढ़िए। प्रश्न नंबर 20, 20th क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 20वां क्वेश्चन। रानी कुमारी जी जो हैं वो कमेंट नहीं कर रही हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 20वां, छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना किस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त कर रहा है? बताइए। छिपी वस्तु को बाहर निकालना, तो छिपी वस्तु को बाहर निकालने का मतलब होता है ऑब्जेक्ट परमानेंसी, यानी कि बच्चा जो है वो वस्तु शायद को समझता है, उसको ये पता है कि ये वस्तु जो है वो अस्तित्व में है और मैं इसको निकाल सकता हूँ। तो रोशनी, रोशनी जी दीपाली में डबल ही आता है यार। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेज पर, SPCF की। ये पी स्टेज है, प्री ऑपरेशनल। तो प्री ऑपरेशनल जो कि जिसको आप अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, इसमें क्या होता है? इसके अंदर जो है ये जो स्टेज है ये दो भागों में बटी है। पहली है प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था जो कि होती है 2 से 7, 2 से 4, और दूसरी इंट्यूटिव स्टेज जो कि होती है 4 से 7। पहले समझेंगे 2 से 4 वाली अवस्था को। यहाँ पर अनुकरण, इमिटेट करता है बच्चा। बच्चा जो होता है वो इमेज बनाता है जिसको आप लोग कहते हो सिंबॉलिक थिंकिंग। सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चा करने लगता है, इमेज बनाने लगता है।
उदाहरण गुड्डे के खिलौने का छोटा भाई समझना। जीववाद, बच्चा जो है वो निर्जीव वस्तुओं में भी सजीव देखने लगता है। वो ये बोल देगा ये पेन लिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि पेन जीवित है। बालक द्वारा यह कहना कि आज सूरज बड़ा उदास है, सूरज सूरज की रोशनी कम आएगी तो बच्चा ये कहता है कि आज सूरज है वो बहुत उदास है, तभी वो रोशनी नहीं दे रहा। तीसरा, आत्म केंद्रित, स्वयं केंद्रित और अहम केंद्रित, ईगोसेंट्रिज्म। जो बच्चा होता है उसको ये लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ वही सही है, इसको हम लोग कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म। तो बच्चा होता है इस टाइम पर उसकी जो सोच होती है वो ईगोसेंट्रिक होती है, वो दूसरे की बात को नहीं समझता, वो खुद की ही बात को ही समझता है। नेक्स्ट जो इसके अंदर दूसरी स्टेज है वो है इंट्यूटिव स्टेज। इसी के अंदर प्री ऑपरेशन के अंदर ही दूसरी स्टेज है इंट्यूटिव स्टेज। यहाँ पर जो बच्चा होता है वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होता है, क्यूरियस यानी कि जिज्ञासु होता है, और जिज्ञासापन के कारण बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। इस अवस्था में जो शिशु है वो अक्षर लिखता है, गिनती गिनता है, वस्तुओं को क्रम में रखता है, हल्की भारी ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, घर के छोटे कामों में मदद करना, जोड़ बाकी गुणा भाग का सहज ज्ञान बच्चों में होता है। लेकिन वह अभी जो बच्चा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, जो बच्चा है अभी वो तर्क वितर्क करने योग्य नहीं होता, इसीलिए इस स्टेज को, अभी जो ये स्टेज है प्री ऑपरेशनल है, इस स्टेज में बच्चा तर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए इस स्टेज को अतार्किक चिंतन के नाम से भी जाना जाता है। अतार्किक यानी कि इलॉजिकल थिंकिंग, इलॉजिकल चिंतन, थिंकिंग वाली स्टेज भी इसको कहते हैं। अब लॉजिक बच्चा यहाँ पर नहीं लगा पाता है, लेकिन ये सभी क्वालिटीज का ज्ञान यहाँ पर बच्चों को होता है, और इन तीन विशेषताओं का ज्ञान यहाँ पर बच्चों को नहीं होता। अब वो तीन क्वालिटी क्या है, तो बच्चा अपने दिमाग में किसी भी चीज का मानचित्र बना लेगा, उसको हम बोलते हैं सिंबॉलिक थिंकिंग। बच्चा गुड़िया खिलौनों को लेकर उनको सुलाता है, उनको ब्रश करवाता है, उनके कपड़े बदलता नहलाता है, तो वो यहाँ पर इमेजिनरी प्ले खेलता है। इसी के साथ साथ सेंट्रेशन, बच्चा उत्तर देते हुए एक ही विशेषता पर ध्यान देता है, उसको हम बोलते हैं सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीकरण। एनिमिज्म यानी कि जीववाद, जो बच्चा होता है वो नॉन लिविंग में भी जीवन समझने लगता है। और रियलिज्म इन थिंकिंग, जो बच्चे की सोच होती है उसमें यथार्थवाद यानी कि सच्चाई देखने को मिलती है। अब ये सारी क्वालिटीज प्री ऑपरेशन में बच्चे के अंदर आती है, लेकिन ये तीन क्वालिटीज आप देख पा रहे हो, डिसेंट्रेशन, रिवर्सिबिलिटी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, ये तीन क्वालिटीज इस टाइम पर बच्चे में देखने को नहीं मिलती। ये तीन क्वालिटीज इस टाइम पर बच्चे को देखने को नहीं मिलती, तो मैं आगे बताऊंगी वो क्वालिटीज। आगे बढ़िए तब तक। 21वां प्रश्न, एट विच स्टेज डू चिल्ड्रन हैव एनिमिस्टिक व्यू of larger group and believe that trees and plants as well as moving clouds and rolling stones can have motives and intentions। बताइए किस स्टेज में जो बच्चा होता है, किस स्टेज में जो बच्चा होता है उसके अंदर एनिमिस्टिक भी होता है, तो वो आप अभी पढ़ के आए हो, प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरा पढ़िए। अब जो बच्चा बॉल की रोलिंग की बात करता है, स्नेह जो क्रिएट से बनी होती है उसकी बात करता है, इस टाइम पर जो बच्चा है उसकी थिंकिंग क्या है, तो उसकी थिंकिंग है सेंट्रेशन, क्योंकि वो यहाँ पर सिर्फ एक ही विशेषता की बात कर रहे हैं, तो इसको आप कहेंगे सेंट्रेशन यानी कि केंद्रीकरण। 23वां देखिएगा, 23वां देखिएगा कि जो बच्चा है वो सिंबल्स को समझने लगता है, जो बच्चा है वो सिंबल्स को समझने लगता है, सिंबल्स को। तो बताइए किस स्टेज में जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो सिंबॉलिक थिंकिंग वो करता है, तो ये होती है आपकी दूसरी स्टेज, प्री ऑपरेशनल 2 से 7 साल की अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये होती है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी स्टेज आ चुकी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। तीसरी स्टेज आ चुकी है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जिसको आप ठोस मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। यह आपकी 7 से 12 की अवस्था होती है, इसको आप मिडल चाइल्डहुड कहते हैं। यहाँ पर आप कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यानी कि ठोस वस्तुओं के आधार पर समस्या समाधान करते हैं। यहाँ पर आपकी सोच सिस्टमैटिक यानी कि अधिक व्यवस्थित होती है।
यहाँ पर आप संबंधों को जानना शुरू कर देते हैं। ये मम्मी पापा, उनके बुआ, उनके फूफा, संबंधों को जानना शुरू कर देते हैं। वर्गीकरण, क्लासिफाई कर सकते हैं कि ये चीज किसके अंदर आएगी। क्रमबद्धता, सीक्वेंस में लगा सकते हैं। सीरिएशन, आप इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा सकते हैं किसी भी चीज को। ट्रांजिटिव थॉट, यानी कि आप किन तीन चीजों में संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ साथ डिसेंट्रलाइजेशन, यानी कि आप एक से ज्यादा विशेषताओं के बारे में यहाँ पर ध्यान देते हैं। यहाँ पर तर्क करने लग गए हो, याद रखना, चिंतन अधिक व्यवस्थित, तर्क करने लग गए हो। रिवर्सिबिलिटी, किसी भी चीज को खोल दिया तो उसको दोबारा से बंद भी कर दोगे। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यानी कि आपको यहाँ पर ये पता होता है कि किसी भी चीज को टुकड़ों में तोड़ने से उसकी जो मात्रा है वो प्रभावित नहीं होगी। यहाँ पर ये सब क्वालिटीज बच्चों में आती है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से वो यहाँ पर सीक्वेंस में लगा रहा है, किस प्रकार से वो बिल्डिंग ब्लॉक्स बना रही है। अब देखिए, इसको, इस अवस्था को मैंने पूरा हिंदी में लिख दिया है ताकि आप पढ़ के इसको समझ सके। ध्यान से देखिएगा, इस अवस्था में तार्किक चिंतन, इंपॉर्टेंट क्या है कि इस अवस्था में तार्किक चिंतन जो है वो प्रारंभ हो चुका है, लेकिन बालक का चिंतन केवल अमूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित है। मतलब मूर्त तक, कॉन्क्रीट तक ही बच्चे को समझ में आ गया है। बालक अपने सामने उपस्थित दो वस्तुओं के बीच तुलना करना, अंतर करना, समानता असमानता, सही और गलत बताना, उचित अनुचित विभेद करना, ये सब बच्चा सीखने लगता है। बच्चा मूर्त चिंतन यहाँ पर करने लगता है। इस अवस्था में बच्चा दिन, तारीख, महीना, वर्ष आदि के बारे में जानने लगता है। बालक क्रमबद्ध चिंतन और व्यवस्थापन करने योग्य हो जाता है, अर्थात बालक में वस्तुओं को उनके आकार वह वजन के अनुसार, सब नोट कर लेना, सब कुछ नोट कर लेना, मैं दे दूंगी ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर, ओके। तो उनके आकार और वजन के अनुसार क्रम में व्यवस्थित करने की क्षमता आ जाती है। भाषा और संप्रेषण योग्यता में प्रवीणता आ जाती है। इस अवस्था के अंत तक बालक में तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण क्षमता का विकास हो जाता है। दूसरों के दृष्टिकोण को महत्व देता है और आत्म केंद्रता को यहाँ पर वो त्याग देता है, दूसरों के महत्व देगा। इस अवस्था में मुख्य रूप से तीन संप्रदाय विकसित हैं, कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन और रिलेशन। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जो मैंने आपको समझा दी है। बेसिक सी बात समझोगे तो पेपर में बढ़िया हो जाएगा। और जो मैं मार्क कराती हूँ उसको तो लर्न करके जाना। आप देख सकते हैं, कंजर्वेशन में बच्चा वॉल्यूम को समझता है, नंबर्स को समझता है, मैटर्स को समझता है और उनकी लेंथ को भी वो समझता है। कंजर्वेशन में इस चीजें बच्चा करने लगता है। ये सारी क्वालिटीज बच्चे में इस स्टेज में आने लगती हैं। अब इस स्टेज से क्वेश्चन को करिएगा। उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं। जो आपकी ये वाली स्टेज होती है, यानी कि कॉन्क्रीट में वो किस में अंतर करने लगता है। तो मैंने आपको पीछे बताया ही था, अगर आपको याद हो तो, मास में भी, नंबर में भी, एरिया में भी, तो हर चीज में वो समझने लगते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। लेट चाइल्डहुड का मतलब होता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, 7 से 11 की बात है, ठीक है। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 25। मिडल चाइल्डहुड स्टेज जो है, क्योंकि 7 से 11 की अवस्था है, मिडल चाइल्डहुड स्टेज जो है, मध्य बालावस्था जो है, उसमें बच्चे के अंदर कौन सी विशेषता आने लगती है। जो बच्ची है वो कंजर्वेशन करने लगती है, सकारात्मक खेल, आज्ञा अमूर्त और सामाजिक नकल करना नहीं। यहाँ पर क्या होता है, जो बच्ची है वो रीजन देने लगेगी, तर्क दे रही है, लॉजिक कर रही है और कंजर्वेशन भी बच्ची करने लगी है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए, और भाई 473 लाइक हो चुके हैं। बाकी बच्चे अभी भी क्लास में हम लोग 500 लाइक करके जा सकते हैं। क्लास में हम लोग 500 लाइक करके अभी तुरंत ही जा सकते हैं। तो एक बार लाइक कर दीजिए फटाफट से, सभी प्यारे परीक्षार्थी लाइक करेंगे। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों को पढ़ाते हुए एक शिक्षिका को क्या नहीं करना, मौके देने, अमूर्तता नहीं देना, बाकी क्रमित मूर्त सब कर लेगी। लेकिन ये जो बच्चा है ये एब्स्ट्रैक्शन को नहीं समझ सकता, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका गलत है। बेस्ट दीपाली में से कोई नहीं है। लव यू मैम, लव यू टू रानी।
आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 4, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक लास्ट स्टेज आ गई है। SPCF की आखिरी स्टेज आ गई है, आखिरी को एडोसेंस कहते हैं भाई। चिंतन आपका लचीला, प्रभावी, अमूर्त, परिकल्पना, सहभागिता, कारण तर्क, ज्ञान का हस्तांतरण, उच्च डिग्री और व्यस्क अहम केंद्रवाद यहाँ पर हो जाता है। तो क्वेश्चंस को ट्राई करो। 480 लाइक हो चुके हैं। अदिति जी, सीडीपी दीपाली मैम, क्या बात है भाई। एनर्जेटिक वे में एक बार लिख दीजिए सीडीपी बाय दीपाली मैम, फटाफट से एनर्जेटिक वे में एक बार लिख देंगे सीडीपी बाय दीपाली मैम, बिल्कुल एनर्जेटिक वे में, बहुत ही प्यार से, और बहुत ही प्यारा वाला दिल मैम को भेज दो। चलिए चलिए चलिए, शाबाश। और 480 लाइक हो चुके हैं, क्लास के अंदर ही 500 लाइक करके जाएं। 20 लाइक और करने हैं, फटाफट से कर दे जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। संज्ञानात्मक विकास की किस अवस्था में अमूर्त सोच और वैज्ञानिक तर्क की क्षमता विकसित होती है? बताओ, हल्का क्वेश्चन है। तो लास्ट स्टेज फॉर्मल ऑपरेशनल। आगे बढ़िए, क्वेश्चन अभी पेपर में आया था, जो अभी हमने किया भी था, लेटर एक्स को, अच्छा मैं करवाई चुकी हूँ पहले ये। इसका आंसर थर्ड है, औपचारिक संक्रियात्मक, उसको छोड़ो। आगे बढ़िए, 29 ये वाला कीजिए। एल्जेब्रा इज इंट्रोड्यूस्ड इन, फटाफट से, एल्जेब्रा इज इंट्रोड्यूस्ड इन मिडिल क्लासेस अकॉर्डिंग टू पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इट इज अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस एल्जेब्रा एट दिस स्टेज। बताइए, जो एल्जेब्रा होता है भाई, 500 लाइक करोगे तभी तो दूंगी मैं आपको पीडीएफ। जल्दी से लाइक करें, जल्दी से लाइक करें, यहीं पर ही लाइक करें। तो एल्जेब्रा जो होता है वो आपका लास्ट स्टेज पर इंट्रोड्यूस, बिकॉज यहाँ पर अमूर्त चिंतन की जरूरत होती है एल्जेब्रा में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4, बच्चा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में है और अमूर्त अवधारणा को समझने के लिए पूरी तरीके से परिपक्व है। इस टाइम पर आप एल्जेब्रा को, यानी कि बीज गणित को आप इंट्रोड्यूस कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही, बिल्कुल सटीक। अब पियाजे की थ्योरी को क्रिटिसाइज भी किया गया, बिल्कुल किया गया। अब क्रिटिसाइज क्यों किया गया पियाजे की थ्योरी को? किशोरावस्था की क्षमता को अधिक आंका है पियाजे ने, और शिशु की क्षमता को कम आंका है। और पियाजे ने कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की भी बात की है। पियाजे ने कॉन्टिन्यूटी और डिसकॉन्टिन्यूटी की बात भी की है, इसीलिए पियाजे की थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया है। यहाँ पर पियाजे ने समाज की बात कम की और कल्चर की तो बिल्कुल भी बात नहीं की, इसीलिए भी आलोचना हुई। तो लास्ट क्वेश्चन है, पियाजे की आलोचना क्यों की गई? कमेंट करो। लास्ट क्वेश्चन, पियाजे की आलोचना क्यों की गई? सीडीपी बाय दीपाली मैम, अलका कमेंट बॉक्स भरे, आज रेड हार्ट और लाइक, बिल्कुल जी। आज सभी प्यारे परीक्षार्थियों ने कमेंट्स बॉक्स में बहुत सारे हार्ट दे देने हैं, क्योंकि मैं चाहती हूं कि आप सब बच्चों के बहुत सारे हार्ट आए। हार्ट यानी कि दिल, क्योंकि दिल तो बच्चा है जी। तो ये इसका तीसरा। इसी के साथ अपनी क्लास को अपन फिनिश करेंगे, और कल का टॉपिक रहेगा वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग वगैरह सारे टॉपिक कल बच्चे में करा दूंगी। रिवाइज चल रहा है अभी, तो इसीलिए रिवीजन के टाइम पर भाई छुट्टी ना लो, पढ़ लो। 2 से 4 ही आज पढ़ाया है, 2 से 4 ही कल पढ़ाऊंगी। तो पढ़ो, सीखो, समझो। और 491 लाइक हो चुके हैं, और अभी तक भी बच्चों के, नहीं 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 कोई लाइक, अभी तक भी आधे बच्चों के लाइक है। तो भाई जितने भी बच गए फटाफट से लाइक करो। 500 लाइक होते ही मैं आपको पीडीएफ आपके दरबार पर आ जाएगी, यानी कि आपका दरबार क्या है, सीडी बाय टीपी। चलिए जी, तो फिर अपनी क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं। मैं आप लोगों के कमेंट्स ही पढ़ रही थी कल की क्लास के, तो एक बार कल की क्लास के भी। और भाई प्री एडमिट कार्ड आ चुका है, तो आपको पता लग गया होगा कि आपकी कहाँ पर आपका एग्जाम होना है। तो ये बारीकी चीजें भी चेक करते रहा करो, ठीक है। तो भाई कृतज्ञ चंदोलिया ने कहा वेरी नाइस क्लास, राजबी वेरी नाइस क्लास, सर्वजीत सुपर क्लास, सुग्री वेरी नाइस, जुआ खान हाय मैम आई एम रियली थैंकफुल टू यू, अनु 4D, अनु आंसर दे रही है सारे, गुड अनु। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए तो फिर अपनी क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं।
मैं उम्मीद कर रही हूँ कि सभी लोगों ने 496 लाइक हो चुके हैं। बाकी बच्चे भी एक साथ लाइक कर दें। अपनी क्लास में यहीं पे फिनिश करते हैं भाई। बाय बाय एवरीवन। थैंक यू सो मच दिल से कि आप लोग बैठे, जो लास्ट तक बैठा उसको दिल से धन्यवाद। और बहुत सारे दिल भी आपने भेज दिए, थैंक यू जी। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच। पढ़िए, सीखिए, समझिए, पीडीएफ मिल जाएगी। बाय बाय।